हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ईश्वर करे कि आप सभी लोगों का नया साल बहुत ही अच्छा बीते और आप सभी लोग आने वाले नए साल में अपने अपने लाइफ गोल्स ज़रूर अचीव करें। दोस्तों, मैंने सोचा कि नए साल पर मुझे न्यू ईयर विश करते हुए एक वीडियो ज़रूर डालना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। हालांकि ये मेरी ओल्ड स्टोरीज़ का एक कंपाइलेशन है, मगर नई स्टोरीज़ भी चैनल पर जल्दी ही आ जाएंगी। तो अब आप लोग मज़ा लीजिए मेरी कुछ बेहद डरावनी हॉरर स्टोरीज़ का। तो आज जो पहली रियल हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो विनीत सिंह जी ने शेयर की है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम विनीत है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे पापा के साथ हुई एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। दरअसल मेरे पापा एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं और जिस समय यह घटना उनके साथ हुई थी उस समय उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक नए ज़िले में हुई थी। जिस ज़िले में पापा की पोस्टिंग हुई थी उस ज़िले के अंदर से एक हाईवे भी निकलता था। जिस समय पापा की पोस्टिंग उस ज़िले में हुई थी उस समय ठंड का मौसम चल रहा था। फिर ड्यूटी ज्वाइन करते ही पापा को उस ज़िले में आने वाले हाईवे से कई एक्सीडेंट की कंप्लेन आने लगी। पहले मेरे पापा को लगा कि ठंड का मौसम चल रहा है, इसलिए शायद कोहरे की वजह से ये सब एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इन एक्सीडेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब गर्मी का मौसम आया तब भी उस हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट कम नहीं हुए। हालांकि उस हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट ज़्यादा बड़े नहीं होते थे और उन एक्सीडेंट में किसी की जान भी नहीं जाती थी, लेकिन तब भी मेरे पापा के मन में ये बात आई कि आखिर उस हाईवे पर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं। इसके बाद पापा ने हाईवे पर हो रहे उन एक्सीडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में पापा को पता चला कि उस हाईवे के 200 मीटर के दायरे में ही ये सभी एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाईवे का वो हिस्सा बिल्कुल सीधा जाता था और वहाँ पर ऐसी कोई गड़बड़ नहीं थी जिसकी वजह से उस जगह पर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पापा को एक और बहुत ही अजीब बात पता चली। बात ये थी कि उस जगह पर सिर्फ ट्रक का ही एक्सीडेंट हो रहा था। वहाँ से गुजरने वाली बाकी गाड़ियों जैसे कि जीप, कार, यहाँ तक कि बस के साथ भी उस जगह पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता था। इसके अलावा उन सभी एक्सीडेंट की टाइमिंग भी लगभग एक ही होती थी। उस जगह पर सारे एक्सीडेंट रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच ही होते थे। इन सभी बातों को जानकर मेरे पापा बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इन एक्सीडेंट के बारे में और अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए पापा ने उस एक्सीडेंट वाली जगह के पास कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी। वो पुलिस वाले हाईवे के 200 मीटर के उस हिस्से पर नज़र रखे हुए थे। फिर पहली रात को 2 बजे वहाँ से गुजर रहा एक ट्रक डिसबैलेंस होकर सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो गया। वो ट्रक एक झटके से सड़क किनारे जाकर खड़ा हुआ था। फिर पुलिस वालों ने उस ट्रक के ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा ट्रक इस तरह से डिसबैलेंस कैसे हो गया। तब पुलिस वालों की बात का जवाब देते हुए ट्रक ड्राइवर ने कहा कि साहब, मैं तो बिल्कुल सही से अपना ट्रक चलाते हुए जा रहा था, पर पता नहीं कहाँ से अचानक ही 16-17 साल की कई लड़कियाँ साइकिल चलाते हुए एकदम से ट्रक के बिल्कुल आगे आ गईं। उन लड़कियों को बचाने के चक्कर में मुझे झटके से ब्रेक लगानी पड़ी और इसी वजह से ट्रक डिसबैलेंस हो गया। ट्रक ड्राइवर की इस बात पर पुलिस वालों ने कहा कि इस समय रात के 2 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन लड़की साइकिल लेकर हाईवे पर निकलेगी, और वैसे भी ट्रक को अचानक से रुकते हुए हमने खुद देखा था, हमें तो तुम्हारे ट्रक के आगे कोई लड़की या साइकिल दिखाई नहीं दी। पुलिस वालों ने ट्रक ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं किया, जबकि ट्रक ड्राइवर बार बार कहता रहा कि उसने सच में ट्रक के आगे कुछ लड़कियों को साइकिल चलाते हुए देखा था। खैर, फिर पुलिस वालों ने वार्निंग देकर उस ट्रक ड्राइवर को वहां से जाने दिया। पुलिस वालों ने इस घटना के बारे में मेरे पापा को भी बताया था और मेरे पापा को लगा था कि वो ट्रक ड्राइवर झूठ बोल रहा है और उसे ट्रक के आगे कोई लड़की नहीं दिखी थी, वो बस पुलिस से बचने के लिए बातें बना रहा था। इसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली थी।
दरअसल उसी जगह पर 4 दिन के अंदर इसी तरह के 6 और एक्सीडेंट हुए और हर एक्सीडेंट के बाद सभी ट्रक ड्राइवर यही कहते थे कि उनके ट्रक के आगे अचानक से साइकिल चलाती हुई कुछ लड़कियां आ गई थीं, जिसकी वजह से उनको झटके से ब्रेक लगाना पड़ा। उस जगह पर ट्रक के डिसबैलेंस होने के बाद हर ट्रक ड्राइवर एक ही बात बताता था, ये बात नॉर्मल नहीं थी। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद साइकिल चलाती हुई लड़कियों के बारे में बताते थे, जबकि वहाँ ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को उस जगह पर कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ पर सिर्फ ट्रक वालों के साथ ही इस तरह के हादसे हो रहे थे। फिर इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए मेरे पापा ने रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक खुद उस जगह पर ड्यूटी देना शुरू कर दिया। हाईवे के उस हिस्से में हो रहे हादसों की असली वजह पता लगाने के लिए मेरे पापा ने एक तरकीब सोची थी। अब पापा खुद रात को उस हाईवे पर ड्यूटी देने लगे थे। मेरे पापा उस हाईवे से गुजरने वाले ट्रक में ही बैठ जाते थे। ट्रक में बैठकर पापा हाईवे के उस 200 मीटर के हिस्से को पार करते थे जहां पर एक्सीडेंट होते थे, और उस हिस्से को पार करने के बाद पापा ट्रक से उतर जाते थे। शुरुआत में 2 बार तो मेरे पापा ने बिना किसी हादसे के ट्रक में बैठकर हाईवे के उस 200 मीटर के हिस्से को पार कर लिया, लेकिन तीसरी बार जब पापा वहां से गुजरने वाले ट्रक में बैठकर हाईवे के उस हिस्से को पार करने लगे, तभी उनके साथ एक बहुत ही अजीब हादसा हुआ। दरअसल तीसरी बार जब पापा वहां से गुजर रहे ट्रक में बैठकर उस हादसे वाली जगह को पार कर रहे थे, तभी अचानक ट्रक के बिल्कुल आगे साइकिल चलाती हुई कई लड़कियां आ गईं। वो सभी लड़कियां 16-17 साल की थीं और उन सब ने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी। उन लड़कियों को मेरे पापा के साथ साथ ट्रक के ड्राइवर और ड्राइवर के हेल्पर ने भी देखा था। फिर उन लड़कियों को बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाते हुए ट्रक को एक झटके से किनारे की तरफ मोड़ दिया, जिससे ट्रक हाईवे के किनारे जाकर खड़ा हो गया। फिर ट्रक के रुकते ही मेरे पापा तुरंत ही ट्रक से उतर गए और वो भागकर हाईवे पर साइकिल चलाती उन लड़कियों को देखने लगे। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि अब उस जगह पर कोई भी लड़की नहीं थी। वो हाईवे बिल्कुल सीधा जाता था और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि वो सभी लड़कियां इतनी जल्दी साइकिल चलाते हुए उस जगह से निकल जाएं। इस घटना से मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। फिर मेरे पापा ने बिना किसी पूछताछ के उस ट्रक ड्राइवर को वहां से जाने दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही पापा ने हाईवे के उस हिस्से पर सड़क किनारे एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया। उस बोर्ड पर लिखा था कि ये एक दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए कृपया गाड़ी ध्यान से चलाएं। इसके बाद पापा ने उस हाईवे पर हुए पुराने सभी एक्सीडेंट की फाइल्स देखना शुरू की और तब उनको हाईवे की उसी जगह पर हुए एक एक्सीडेंट के बारे में पता चला। वो एक्सीडेंट वहाँ पर कई साल पहले हुआ था। उस एक्सीडेंट में एक तेज़ रफ्तार से भागते ट्रक ने साइकिल से स्कूल से घर लौट रही कुछ लड़कियों को कुचल डाला था। इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलते ही मेरे पापा समझ गए कि उस हाईवे पर एक्सीडेंट में मारी गई उन्हीं लड़कियों की आत्माएं भटक रही हैं और ये आत्माएं सिर्फ ट्रक वालों को ही दिखाई देती हैं। मेरे पापा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस हादसे के बाद मेरे पापा भी मानने लगे हैं कि इस दुनिया में इंसानों के साथ साथ आत्माएं भी रहती हैं। ये पूरी घटना मुझे मेरे पापा ने ही बताई थी और मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, इसीलिए उनकी बात पर मुझे पूरा यकीन है। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे कोलकाता से मिसबा खान जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम मिसबा खान है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरी नानी के साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना उस समय की है जब मेरे नाना नानी की नई नई शादी हुई थी। बात यह है कि शादी के बाद मेरे नाना नानी एक अलग घर में रहने लगे थे। मेरी नानी घर संभालती थी जबकि मेरे नाना काम करने जाते थे। मेरे नाना को अक्सर काम से घर लौटने में रात को देर हो जाती थी। मेरी नानी रात को खाना बनाकर नाना के घर लौटने का इंतज़ार किया करती थी। तो इसी तरह एक बार रात के समय मेरी नानी नाना के घर आने का इंतज़ार कर रही थी,
तभी नाना का इंतज़ार करते करते नानी को नींद आ गई और वो सो गईं। फिर कुछ देर बाद ही नाना भी घर आ गए। घर आकर नाना ने नानी को जगाया और कहा कि अरे तुम सो गई क्या? नाना के जगाने से नानी उठ गईं। फिर नाना को घर आया देखकर नानी ने कहा कि आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। इसके बाद मेरे नाना हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम की तरफ चले गए, जबकि मेरी नानी खाना निकालने के लिए किचन चली गईं। फिर थोड़ी ही देर में नानी ने नाना के लिए खाना लगा दिया, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी जब नाना बाथरूम से बाहर नहीं निकले तब नानी को ये बात काफ़ी अजीब लगी। फिर नानी नाना को देखने के लिए बाथरूम में गईं, लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि बाथरूम में नाना नहीं थे। फिर नानी ने पूरे घर में नाना को ढूंढा, लेकिन नानी को नाना कहीं भी नहीं मिले। इस बात से नानी बहुत हैरान रह गईं। फिर नानी अपने कमरे में जाकर बैठ गईं। इसके आधे घंटे बाद मेरे नाना फिर से घर आ गए। नाना को देखकर मेरी नानी बिल्कुल हैरान रह गईं। नानी को हैरान देखकर नाना ने कहा कि क्या हुआ, तुम इतना हैरान क्यों हो? तब नाना की बात पर नानी ने कहा कि अरे आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपके लिए खाना निकाल के रखा था। आप हाथ मुंह धोने गए थे, लेकिन उसके बाद आप पता नहीं कहाँ चले गए। तब नाना ने कहा कि तुमने मेरे लिए खाना क्यों निकाला? मैं तो अभी आया हूँ। नाना की ये बात सुनकर नानी बिल्कुल चौंक गई। फिर नानी ने कहा कि अगर आप अभी आए हैं तो आपके जैसा दिखने वाला वो कौन था जो आधे घंटे पहले यहाँ आया था? नानी की ये बात सुनकर नाना बिल्कुल चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद नाना ने कहा कि अरे ये सब छोड़ो, तुम मेरे लिए खाना लगाओ, बाकी बातें कल करी जाएंगी। मेरे नाना ने कुछ सोचकर वो बात यहीं पर ख़त्म कर दी। इसके बाद नाना नानी खाना खाकर सो गए। फिर अगली सुबह नाना ने नानी से कहा कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, पहले इस जगह पर जंगल हुआ करता था और कई लोगों का मानना है कि उस जंगल में कई जिन्न भी रहते थे, और मुझे लगता है कि कल कोई जिन्न ही मेरी शक्ल बनाकर तुम्हारे सामने आया था। ये बात सुनकर मेरी नानी बहुत डर गईं। तब मेरे नाना ने नानी से कहा कि डरो नहीं, ये जिन्न हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर ये जिन्न हमें नुकसान पहुंचाना चाहते तो कब का हमारे साथ कुछ बुरा कर चुके होते। और वैसे भी मैंने खुद कई बार रात के समय एक आदमी को हमारे घर की दीवारों से आते जाते देखा है। ये चीज़ें हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन हमको भी ध्यान रखना होगा कि हम कभी भी इनको परेशान ना करें। इस घटना के बाद भी कई बार मेरे नाना नानी ने उस जिन्न को अपने घर में देखा था। वो जिन्न कभी भी नाना नानी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद मेरे नाना ने वो घर छोड़ दिया। तो आज जो सच्ची डरावनी कहानियाँ मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे राजस्थान से नीरज सिंह जी ने भेजी हैं। तो अब मैं आपको नीरज जी के नज़रिए से ही ये दोनों घटनाएं बताता हूँ। मेरा नाम नीरज सिंह है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में रहता हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई दो बिल्कुल सच्ची भूतिया घटनाएं बताने जा रहा हूँ। तो पहली भूतिया घटना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे 3 दोस्तों के साथ आज से 5 साल पहले हुई थी। दरअसल आज से 5 साल पहले मैं और मेरे 3 दोस्त मेरे मामा की शादी में जा रहे थे। मेरे मामा की बारात भीलवाड़ा ज़िले के ही एक गांव में जानी थी। बारात में मैं और मेरे 3 दोस्त भी जा रहे थे। मैं और मेरा एक दोस्त अपनी अपनी बाइक लेकर बारात में जा रहे थे। दोनों बाइक पर हम 2-2 लोग बैठे हुए थे, मतलब हम कुल 4 लोग बाइक से बारात के लिए जा रहे थे। हम लोग रात को 8 बजे बारात के लिए निकले थे। मामा की बारात भीलवाड़ा ज़िले के ही एक दूर दराज के गांव में जानी थी। उस गांव का रास्ता मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरा एक दोस्त उस गांव का रास्ता जानता था। हम लोग कच्चे रास्ते से होते हुए बारात वाली जगह की तरफ जा रहे थे। गांव में लोग रात को खाना खाकर बहुत जल्दी सो जाते हैं और साथ ही गांव में रोड लाइट भी नहीं होती हैं, जिस वजह से गांव की सड़कों पर बहुत अंधेरा भी रहता है। तो हम लोग गांव के अंधेरे रास्तों से होते हुए बारात वाली जगह की तरफ बढ़े जा रहे थे।
उस समय रास्ता बिल्कुल सुनसान था और चारों तरफ भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। हम लोग अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक से मेरी और मेरे दोस्त की बाइक बंद पड़ गई। बाइक बंद होने के बाद हमने फिर से बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात थी कि अब बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उस समय ना तो मेरी बाइक स्टार्ट हो रही थी और ना ही मेरे दोस्त की। हम दोनों बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम दोनों की बाइक तो जैसे स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम दोनों की बाइक बहुत ही सही कंडीशन में थी, इसलिए इस तरह अचानक हम दोनों की बाइकों का एक साथ बंद पड़ जाना, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। हमारी दोनों बाइक अचानक बंद पड़ जाने से हम चारों दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान थे। फिर जिस जगह पर हमारी बाइक बंद हुई थी, कुछ देर बाद उस जगह पर बहुत ठंड होने लगी। उस जगह पर ठंड इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि ठंड से हम लोग कांपने लगे थे। हमारी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गर्मी के मौसम में इतनी ठंड कहाँ से आ गई। इन सारी बातों से हम चारों दोस्त बहुत घबरा गए थे। फिर अचानक ही हमें अपने आसपास से बहुत से लोगों के चलने की आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास पैदल चल रहे हों। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि हमें वहाँ पर बस लोगों के चलने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं, जबकि उस जगह पर हमें दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। उन आवाज़ों से हम सभी दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम लोग फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद हमें अपने आसपास से कई लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें भी आने लगीं। वो आवाज़ें हमारे बिल्कुल पास से आ रही थीं, लेकिन हमें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इन सारी घटनाओं से हम सभी दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर तभी मेरे एक दोस्त ने हम लोगों से कहा कि ये बताओ, तुम में से कोई शराब लेकर आया है क्या? अपने दोस्त की बात पर मैंने कहा कि हाँ, मैं 2 बोतल शराब लेकर आया हूँ। तब मेरे दोस्त ने फिर से मुझसे कहा कि जल्दी से शराब की दोनों बोतलें निकालो और मुझे दो। फिर मैंने शराब की दोनों बोतलें निकाल कर अपने दोस्त को दे दी। इसके बाद मेरे दोस्त ने शराब की दोनों बोतलें खोलकर उनमें मुंह लगाकर दोनों बोतलों से थोड़ी थोड़ी शराब पी ली। मेरे दोस्त के ऐसा करते ही हमारे पास से आ रही वो सारी आवाज़ें बंद हो गईं। ये देखकर हम सारे दोस्त बिल्कुल हैरान रह गए थे। इसके बाद मेरे दोस्त ने शराब की दोनों जूठी बोतलों को वहीं पर फेंक कर हमसे कहा कि जल्दी से बाइक स्टार्ट करो। अपने दोस्त की बात सुनते ही हमने फिर से बाइक स्टार्ट की और अब की बार हमारी बाइक स्टार्ट भी हो गई। फिर बाइक के स्टार्ट होते ही हम लोग बहुत तेज़ी से उस जगह से निकल गए। इसके बाद हम लोग बारात पहुंच गए और फिर अगली सुबह ही हम लोग बारात से वापस अपने घर आ गए। इस घटना के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मामा की बारात में जाते समय जिस जगह पर हमारी गाड़ी बंद हुई थी, वहाँ पर पास में ही एक कब्रिस्तान है। फिर मेरे उस दोस्त ने, जिसने शराब की बोतलों को जूठा करके फेंक दिया था, जिसने हम चारों दोस्तों को उस भयानक हादसे से बचाया था, उसने मुझे बताया कि कभी भी रात के समय कब्रिस्तान या शमशान घाट के पास से शराब या मांस मछली लेकर नहीं गुजरना चाहिए, और अगर कभी शमशान या कब्रिस्तान के पास से शराब या मांस लेकर जाना ही पड़े तो उसको जूठा कर देना चाहिए, क्योंकि जूठी चीज़ों के पीछे आत्माएं नहीं पड़ती हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ साफ़ सुथरी हो और जूठी ना हो तो बहुत सी अतृप्त आत्माएं उस चीज़ के पीछे पड़ जाती हैं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि कभी भी देर रात को खाने पीने का सामान लेकर किसी सुनसान जगह से नहीं गुजरना चाहिए, और अगर फिर भी कभी रात को खाने का सामान लेकर किसी सुनसान जगह से गुजरना पड़े, तब भी उस जगह से जाते समय अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो आपको खाने का सामान उसी जगह पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाने का सामान उस जगह पर नहीं छोड़ेंगे तो कोई भटकती आत्मा आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ सकती है और आपको या आपके परिवार को नुकसान भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी पहली भूतिया घटना, और अब मैं आपको एक और डरावनी घटना बताता हूँ जो कि मेरे साथ हुई थी।
ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 3 साल पहले हुई थी। उस समय मैं राजस्थान के कोटा में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने गया था। कोटा में मैं एक हॉस्टल में रहता था और उस हॉस्टल में ही मेरे साथ ये भयानक हादसा भी हुआ था। मैं आपको उस हॉस्टल का नाम नहीं बता सकता क्योंकि इससे मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल हॉस्टल के अपने रूम में मैं अकेला रहता था और मेरे रूम से थोड़ी दूरी पर ही एक और दूसरा रूम था जिसमें राहुल और पीयूष नाम के 2 लड़के रहते थे। हॉस्टल में आते ही राहुल और पीयूष से मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। हॉस्टल के अपने रूम में रहते हुए मुझे 1 महीना बीत गया था और इस 1 महीने के दौरान मेरे साथ उस रूम में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई थी। हालांकि 1 महीने बाद उस रूम में मेरे साथ कुछ छोटी मोटी अजीब घटनाएं होने लगी थीं। जैसे कि कई बार अकेले रहने पर भी मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है। इसके अलावा अक्सर मुझे रात को डरावने सपने भी आने लगे थे। सपने में मैं देखता था कि एक लड़की हॉस्टल की छत से कूदकर सुसाइड कर रही है। वो सपना बहुत भयानक होता था और उस सपने को देखकर मैं बहुत डर जाता था, लेकिन मैंने कभी भी अपने साथ हो रही इन घटनाओं के बारे में अपने दोस्तों राहुल और पीयूष को नहीं बताया था। मैं सोचता था कि अगर मैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो वो मुझ पे हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। खैर, उस रूम में मेरे साथ हो रही इन छोटी मोटी घटनाओं के अलावा भी एक दिन मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसकी वजह से मुझे वो हॉस्टल ही छोड़ देना पड़ा। दरअसल एक बार मैं रात को 10 बजे अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। तभी मेरे पास पीयूष का कॉल आया। पीयूष ने कॉल पर मुझसे कहा कि भाई, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, तेरे पास खाने को कुछ है तो दे दे। पीयूष की ये बात सुनकर मुझे याद आया कि मेरे पास मैगी नूडल्स के कुछ पैकेट पड़े हैं। फिर मैंने पीयूष से कहा कि मेरे पास मैगी के कुछ पैकेट पड़े हैं, उन्हें लेकर मैं तेरे रूम पे आता हूँ, वहीं पर इन्हें बनाकर खाया जाएगा। तब पीयूष ने मुझसे कहा कि ठीक है भाई, तू जल्दी से आ जा। इसके बाद मैं मैगी के पैकेट लेकर पीयूष के रूम में चला गया। पीयूष के रूम में जाकर मैंने मैगी बनाई और फिर मैं, राहुल और पीयूष हम तीनों लोग मैगी खाने लगे। मैगी खाते खाते अचानक से हमें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। बच्चे के रोने की वो आवाज़ बहुत ही अजीब सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज़ हमारे आसपास गूंज रही हो। उस आवाज़ को सुनकर हम तीनों लोग बहुत हैरान रह गए थे। तभी पीयूष ने मुझसे मजाक करते हुए कहा कि भाई, ये बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं है। पीयूष की बात पर मैंने कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होता है यार, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई बच्चा आसपास की बिल्डिंग में रो रहा होगा, वही आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। इतना बोलने के बाद मैं फिर से मैगी खाने लगा। तब तक बच्चे के रोने की वो आवाज़ भी बंद हो गई थी। फिर मैगी खाने के बाद मैंने पीयूष और राहुल से कहा कि भाई, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। इतना बोलकर मैं अपने रूम में आ गया। फिर रूम में आकर मैं अपने बेड पर लेट गया। मुझे लेटे हुए अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि तभी अचानक से टेबल पर रखी मेरी एक किताब टेबल से नीचे ज़मीन पर गिर गई। ये देखकर मैं डर गया। उस समय मेरे रूम में बाहर से इतनी तेज़ हवा भी नहीं आ रही थी कि जिससे वो किताब गिर जाए, और वैसे भी वो किताब इतनी भारी थी कि तेज़ हवा से भी वो नहीं गिर सकती थी। खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। फिर जैसे ही मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की, वैसे ही किसी ने मेरे बेड को बहुत ज़ोर से धक्का दे दिया। उस धक्के से मेरा बेड अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया था। इस चीज़ से मैं बहुत डर गया था। फिर मैंने तुरंत उठकर अपने कमरे की लाइट जलाई और देखने लगा कि कहीं मेरे कमरे में कोई और भी तो नहीं है जो मेरा बेड हिला रहा है। मैंने अपने कमरे में हर जगह देखा, लेकिन कमरे में मुझे कोई भी नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मेरे कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं है तो फिर मेरे बेड को धक्का किसने दिया। फिर मैंने इस बात पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अब की बार मैंने अपने कमरे की लाइट जली हुई छोड़ दी थी ताकि मैं देख सकूं कि आखिर मुझे परेशान कौन कर रहा है। फिर जब दोबारा मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की, वैसे ही फिर से किसी ने मेरे बेड को ज़ोर से धक्का देकर खिसका दिया।
इस बार बेड के खिसकने से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैंने तुरंत ही पीयूष को फ़ोन करके उसको सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर पीयूष ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। फिर उस रात मैं पीयूष और राहुल के साथ ही सोया था। फिर अगली सुबह जब मैं अपना फ़ोन चला रहा था तभी मुझे याद आया कि मेरे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग लगी हुई है। पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैं अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। फिर जब मैंने अपने फ़ोन की सबसे लास्ट वाली कॉल रिकॉर्डिंग चेक की तब मुझे उस रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब सुनाई दिया। ये उसी कॉल की रिकॉर्डिंग थी जो रात को डरने के बाद मैंने पीयूष को की थी। उस कॉल रिकॉर्डिंग में मेरे और पीयूष की आवाज़ के अलावा किसी लड़की की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लड़की बहुत ही धीमी आवाज़ में कोई गाना गुनगुना रही हो। उस आवाज़ को सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गया था। फिर मैंने तुरंत ही वो रिकॉर्डिंग पीयूष को भी सुनाई। पीयूष भी उस रिकॉर्डिंग को सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया था। ना तो मेरे कमरे में कोई लड़की थी और ना ही पीयूष के कमरे में, तो उस रिकॉर्डिंग में लड़की की आवाज़ कहाँ से आ गई, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। इस बात से मुझे लगने लगा था कि शायद हमारे साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। फिर कुछ दिनों बाद मैंने और पीयूष ने उस हॉस्टल के मालिक से इस घटना का जिक्र किया। तब हमारी बात सुनकर हॉस्टल के मालिक ने हमें बताया कि हॉस्टल के जिस कमरे में मैं रह रहा हूँ, कई साल पहले उस कमरे में एक लड़की रहती थी। वो लड़की भी यहाँ पर पढ़ाई करने आई थी। पढ़ाई के प्रेशर की वजह से वो लड़की बहुत परेशान रहती थी। फिर एक दिन पढ़ाई के प्रेशर से परेशान होकर उस लड़की ने हॉस्टल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। हॉस्टल के मालिक की ये बात सुनकर मैं और पीयूष बिल्कुल सन्न रह गए थे। फिर मैंने हॉस्टल के मालिक से कहा कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तब उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें पहले ये बात बता देता तो तुम ये रूम कभी नहीं लेते। हॉस्टल के मालिक की ये बात सच थी, क्योंकि अगर मुझे लड़की के सुसाइड करने वाली ये बात पता होती तो मैं वो रूम कभी ना लेता। खैर फिर कुछ दिनों के अंदर ही मैंने अपना हॉस्टल चेंज कर दिया। आज की सभी हॉरर स्टोरीज मुझे छत्तीसगढ़ से शाजिया जी ने भेजी हैं, तो यहाँ से आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये सभी कहानियाँ सुनाऊंगा। मेरा नाम शाजिया है, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही कुछ बिल्कुल सच्ची डरावनी घटनाएं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेरे दादाजी के साथ ही कुछ घटनाएं बताती हूँ। तो ये बात उस समय की है जब मैं 3 साल की थी। फ़िलहाल अभी मैं 20 साल की हूँ। तो जब मैं 3 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा, मेरा बड़ा भाई और मैं, हम सब लोग दादा दादी के साथ गांव वाले घर में ही रहते थे। उसी समय एक बार मेरा पूरा परिवार किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ था। फिर जब मेरे परिवार वाले वापस घर लौटे तब उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बुरी तरह से बिखरा पड़ा है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कोई शख्स बिना ताला तोड़े घर के अंदर चला जाए और घर का सारा सामान फैला दे। और वैसे भी जिस तरह से सामान फैला हुआ था उसको देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये किसी चूहे या बिल्ली का काम हो, बल्कि घर के बिखरे सामान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी शख्स ने बहुत गुस्से में घर का सामान इधर उधर फेंका हो। ये घटना थी तो बहुत अजीब, लेकिन मेरे घर वालों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर इस घटना के बाद अक्सर हमारे घर का सामान ज़मीन पर बिखरा पड़ा रहता था। इसके अलावा हमारे गांव वाले घर में एक बड़ा सा कमरा भी था जहां पर अनाज रखा जाता था। धीरे धीरे उस कमरे में रखा अनाज भी कम होने लगा था। ये सारी घटनाएं बहुत ही अजीब थीं और मेरे घर वालों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। पर फिर एक रात को मेरे दादाजी के साथ एक ऐसी डरावनी घटना हुई जिसके बाद दादाजी समझ गए कि उनके घर में कोई बुरा साया आ गया है। दरअसल एक रात को मेरे दादाजी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी अचानक आधी रात को दादाजी की नींद खुल गई। नींद से उठते ही दादाजी ने देखा कि उनके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है। वो बच्चा दिखने में मेरे बड़े भाई के जैसा था। दादाजी को भी वो बच्चा मेरा भाई ही लगा, इसलिए दादाजी ने उससे कहा कि
अरे, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सोए नहीं क्या? दादाजी की इस बात का उस छोटे बच्चे ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बच्चा बस दादाजी को घूरता रहा। तभी दादाजी को टॉयलेट लगी तो वो अपने बिस्तर से उठकर टॉयलेट जाने लगे। फिर जैसे ही दादाजी टॉयलेट करने के लिए उठे, वैसे ही उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। फिर ये बच्चा कमरे के अंदर कैसे आ गया? ये ख्याल मन में आते ही दादाजी घबरा गए। फिर दोबारा जब दादाजी ने उस बच्चे की तरफ देखा, तब उन्होंने पाया कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। मेरे भाई की शक्ल वाला वो छोटा बच्चा अब वहाँ से गायब हो चुका था। इस घटना से दादाजी काफ़ी डर गए थे। वो समझ गए थे कि मेरे भाई की शक्ल में उनके कमरे में आया वो बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। फिर इस घटना के अगले दिन दादाजी ने मेरे भाई से पूछा कि क्या वो रात को उनके कमरे में आया था। तब दादाजी की बात पर मेरे भाई ने कहा कि नहीं, वो दादाजी के कमरे में नहीं आया था, बल्कि वो तो मम्मी पापा के साथ सो रहा था। इस घटना के बाद भी हमारे घर में कई तरह की अजीब घटनाएं होती रहती थीं। जैसे रात को जब घर में सभी लोग सो जाते थे, तब घर में किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आती थी। इसके अलावा घर के कई सामान भी अपने आप ही गायब होते जा रहे थे। फिर एक दिन इन सभी बातों से परेशान होकर मेरे दादाजी झाड़ फूंक करने वाले एक बाबा के पास गए। दादाजी ने उन बाबा को घर में हो रही सभी घटनाएं बता दी। दादाजी की बात सुनकर झाड़ फूंक करने वाले बाबा ने बताया कि हमारे घर में जो साया भटक रहा है वो कोई आत्मा या भूत नहीं है, बल्कि वो एक मटिया देवता है। उन बाबा की ये बात सुनकर मेरे दादाजी घबरा गए, लेकिन उन झाड़ फूंक करने वाले बाबा ने मेरे दादाजी से कहा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब बिल्कुल ठीक कर दूंगा। फिर इसके बाद उन बाबा जी ने हमारे घर की झाड़ फूंक की, जिससे हमारे घर में हो रही वो सभी घटनाएं बिल्कुल बंद हो गईं। दोस्तों, ये थी शाजिया जी की बताई पहली पैरानॉर्मल घटना, जो कि उनके दादाजी के साथ हुई थी। और अब मैं आपको बताता हूँ मटिया देवता के बारे में। दरअसल मटिया एक तरह का प्रेत होता है जो आदमी और औरत दोनों रूपों में पाया जाता है। इन्हें चटिया और मटिया कहा जाता है। चटिया औरत प्रेत को कहते हैं और मटिया आदमी प्रेत को। ये प्रेत लंबाई में बहुत ही छोटे होते हैं। इनकी लंबाई सिर्फ 2 से 3 फुट ही होती है। इन प्रेतों को अर्ध देवता यानी कि आधा देवता भी माना जाता है। जादू टोना करने वाले कई तांत्रिक इन प्रेतों को अपने वश में कर लेते हैं, जिससे ये प्रेत दूसरों के घरों से पैसे और अनाज चोरी करके सारा पैसा और अनाज उस तांत्रिक को दे देते हैं। ये प्रेत ज़्यादातर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में पाए जाते हैं। खैर, ये थी पहली पैरानॉर्मल घटना, और अब मैं आपको शाजिया जी की बताई दूसरी पैरानॉर्मल घटना बताता हूँ। ये घटना भी उनके दादाजी के साथ ही हुई थी। तो आगे मैं आपको शाजिया जी के नज़रिए से ही ये घटना बताऊंगा। मैं शाजिया हूँ और अभी मैंने आपको मेरे दादाजी के साथ हुई एक रियल पैरानॉर्मल घटना बताई है, और अब मैं आपको एक और पैरानॉर्मल घटना बताने जा रही हूँ जो कि मेरे दादाजी के साथ ही हुई थी। ये घटना काफ़ी पुराने समय की है। उस समय मेरे दादाजी जवान थे। तो आज से काफ़ी साल पहले जब मेरे दादाजी जवान थे, तब एक बार उन्हें अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था। वो शादी एक दूर के गांव में थी और उस समय खेतों में काम भी चल रहा था। शादी दिन के समय थी और दादाजी को शादी में शामिल होकर जल्दी से जल्दी घर भी वापस लौटना था, ताकि वो अपनी खेती का काम भी देख सकें। पुराने समय में लोगों के पास गाड़ी वगैरह बहुत कम होती थी, इसलिए ज़्यादातर लोग कहीं दूर जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल ही किया करते थे। मेरे दादाजी भी बैलगाड़ी से ही दूसरे गांव की शादी में गए थे। दादाजी सुबह ही बैलगाड़ी लेकर निकल गए थे। फिर दोपहर में वो शादी की दावत में शामिल हुए और उसके बाद शाम होने से पहले ही वो घर के लिए वापस चल पड़े। दादाजी के रिश्तेदार ने उनसे कहा भी था कि आज की रात वो वहीं पर रुक जाएं और कल सुबह वो घर को निकल जाएं। लेकिन खेतों में काम होने की वजह से दादाजी वहां नहीं रुक सकते थे, इसलिए वो शादी वाले दिन ही घर वापस लौटने लगे। दादाजी को घर वापस लौटने में रात हो गई थी। रात में सफ़र करने के लिए दादाजी अपनी बैलगाड़ी में एक लालटेन भी रखते थे, जिस वजह से रात के सफ़र में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अंधेरी रात में सुनसान रास्तों से होते हुए
दादाजी बैलगाड़ी लेकर घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। उनको घर पहुंचने में अभी भी कुछ घंटों का समय लगना था। फिर जब दादाजी एक बाग के पास से बैलगाड़ी लेकर निकल रहे थे, तभी उन्हें अपने बगल में एक अजीब सी गाय दिखाई दी। वो गाय दादाजी की बैलगाड़ी के साथ साथ चल रही थी। उस गाय का साइज बहुत बड़ा था और वो दिखने में भी बहुत ही अजीब थी। उस गाय के पूंछ नहीं थी और उसका रंग भी बिल्कुल सफ़ेद था। उस गाय की आंखें भी बिल्कुल लाल थीं। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आंखें नहीं बल्कि लाल रंग के जलते हुए दो बल्ब हों। उस भयानक गाय को देखकर दादाजी समझ गए थे कि ये कोई गाय नहीं बल्कि एक छलावा है। फिर मेरे दादाजी ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। दादाजी के आयतुल कुर्सी पढ़ते ही वो गाय वहाँ से गायब हो गई। उस गाय के गायब होने के बाद भी दादाजी आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे। उन्होंने तब तक आयतुल कुर्सी पढ़ना बंद नहीं किया जब तक वो घर नहीं पहुंच गए। फिर घर पहुंचकर वो अपने कमरे में जाकर सो गए। उस रात दादाजी ने अपने साथ हुई घटना घर में किसी को भी नहीं बताई। लेकिन फिर अगले दिन दादाजी को बहुत तेज बुखार आ गया और तब उन्होंने रात को अपने साथ हुई वो भयानक घटना घर वालों को बता दी। उनकी बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत घबरा गए थे। फिर घर वालों ने दादाजी को रात में कहीं भी आने जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। खैर फिर कुछ दिनों के बाद दादाजी का बुखार भी ठीक हो गया। ये घटना मेरे दादाजी के साथ तब हुई थी जब वो जवान थे और ये सभी घटनाएं मुझे मेरे दादाजी ने ही बताई थीं। खैर अब मैं आपको एक और डरावनी घटना बताती हूँ जो कि मेरे चाचा जी के साथ हुई थी। ये घटना भी बहुत सालों पहले हमारे गांव में ही हुई थी। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय मेरे पापा 16 साल के थे और मेरे चाचा 14 साल के। दरअसल गांव में मेरे दादाजी के कई खेत थे। मेरे दादाजी अपने खेतों में फसलें उगाते थे और उसी से उनका गुजारा होता था। तो काफ़ी साल पहले एक बार मेरे दादाजी अपने खेतों में काम करने जा रहे थे। तभी मेरे चाचा भी दादाजी के साथ खेतों में जाने की जिद करने लगे। चाचा के जिद करने पर दादाजी उनको भी अपने साथ लेकर खेतों में काम करने चले गए। फिर खेत में जाकर दादाजी काम करने लगे जबकि चाचा वहां पर इधर उधर घूमने लगे। दादाजी के खेतों के पास एक इमली का पेड़ लगा हुआ था। मेरे चाचा घूमते टहलते उस इमली के पेड़ के पास चले गए। मेरे चाचा उस इमली के पेड़ के पास खड़े थे कि तभी उनको एक आवाज़ सुनाई दी। रहीम, क्या कर रहे हो? रहीम मेरे चाचा का नाम है और किसी ने उनका नाम लेकर उन्हें आवाज़ दी थी। वो आवाज़ भी किसी आदमी की थी। उस आवाज़ को सुनकर मेरे चाचा इधर उधर देखने लगे। तभी दोबारा उन्हें वही आवाज़ सुनाई दी। यहाँ क्या कर रहे हो रहीम? अब की बार जब चाचा ने उस आवाज़ पर ध्यान दिया तब उन्हें समझ आया कि वो आवाज़ पास में लगे इमली के पेड़ से आ रही है। फिर जब चाचा ने उस पेड़ की तरफ देखा तब उन्हें उस पेड़ पर एक काला इंसानी साया दिखाई दिया। वो काला साया उस इमली के पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ था। उस काले साए को देखकर चाचा बिल्कुल सन्न रह गए थे। फिर मेरे चाचा के देखते ही देखते उस साए ने फिर से आवाज़ लगाते हुए कहा कि कैसे हो रहीम? ये देखकर मेरे चाचा डर से बिल्कुल दहल गए। फिर मेरे चाचा चिल्लाते हुए वहाँ से भागकर दादाजी के पास चले गए। चाचा को डरा हुआ देखकर दादाजी ने उनसे कहा कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तब चाचा ने दादाजी को पेड़ पर बैठे उस काले साए के बारे में बताया। चाचा की बात सुनकर दादाजी भी घबरा गए। दादाजी समझ गए थे कि चाचा ने इमली के पेड़ पर किसी भूत को देखा है। इसके बाद दादाजी ने चाचा को वापस घर भेज दिया। इस घटना के बाद मेरे चाचा ने दोबारा कभी उस काले साए को नहीं देखा। दोस्तों, ये थी शाजिया जी की बताई तीसरी पैरानॉर्मल घटना और अब मैं आपको बताता हूँ उन्हीं की बताई एक और पैरानॉर्मल घटना। ये घटना शाजिया जी के पापा के बड़े भाई यानी कि ताऊ जी के साथ हुई थी। तो आगे मैं आपको शाजिया जी के नज़रिए से ही ये घटना बताऊंगा। मैं शाजिया हूँ और अभी मैंने आपको मेरे दादाजी और चाचा जी के साथ हुई कुछ असली पैरानॉर्मल घटनाएं बताई हैं और अब मैं आपको एक और सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताती हूँ जो कि मेरे पापा के बड़े भाई यानी कि मेरे ताऊ जी के साथ हुई थी। ये घटना अभी कुछ साल पहले की ही है।
दरअसल मेरे ताऊ जी काम की वजह से शहर में रहते हैं और काम से छुट्टी मिलने पर वो मेरे दादाजी से मिलने गांव भी जाते रहते हैं। तो इसी तरह एक बार मेरे ताऊ जी को काम से कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी। तो छुट्टी में मेरे ताऊ जी दादाजी से मिलने गांव जा रहे थे। ताऊ जी शाम को अपनी बाइक लेकर गांव के लिए निकले थे। फिर गांव के पास पहुंचते ही ताऊ जी को सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वो औरत सड़क किनारे खड़ी होकर ताऊ जी को गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। उस औरत का इतनी सुनसान सड़क पर अकेले खड़ा रहना ताऊ जी को बहुत अजीब लगा था, लेकिन तब भी ताऊ जी ने उस औरत की मदद करने के लिए अपनी गाड़ी रोक दी। फिर गाड़ी रोककर ताऊ जी ने उस औरत से कहा कि बहन जी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? आपको कहाँ जाना है बताइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। ताऊ जी की इस बात का उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो औरत आगे की तरफ हाथ दिखाकर इशारा करने लगी। वो औरत दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, इसलिए ताऊ जी के मन में भी कोई अजीब बात नहीं आई। फिर ताऊ जी ने उस औरत को गाड़ी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा कि ठीक है, आप गाड़ी पर बैठ जाइए, मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा। ताऊ जी के इतना बोलते ही वो औरत गाड़ी पर बैठ गई। फिर गाड़ी चलाते हुए ताऊ जी ने उस औरत से कहा कि वैसे बहन जी, आप यहाँ अकेले कर क्या रही थीं? आप कहीं जा रही थीं क्या? ताऊ जी की इस बात का उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर ताऊ जी ने दोबारा उस औरत से पूछा कि आप यहाँ पर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने आई हैं क्या? उस औरत ने फिर से ताऊ जी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। ताऊ जी बार बार उस औरत से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो औरत ताऊ जी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। उस औरत का ये बर्ताव ताऊ जी को बहुत अजीब लगा, इसलिए वो चलती गाड़ी पर ही पीछे पलटकर उस औरत को देखने लगे। पर पीछे पलटते ही ताऊ जी ने देखा कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो औरत चलती गाड़ी से ही गायब हो गई थी। ये देखकर मेरे ताऊ जी बहुत डर गए। फिर वो बहुत तेज़ी से गाड़ी भगाकर सीधा दादाजी के पास जाकर रुके। ताऊ जी ने रास्ते में मिली उस अजीब औरत के बारे में दादाजी को भी बताया। तब दादाजी ने ताऊ से कहा कि इस तरह सुनसान रास्ते पर खड़े किसी भी अनजान इंसान को अपनी गाड़ी पर मत बिठाया करो, पता नहीं वो क्या हो और तुम्हारे साथ क्या करे। मेरा नाम रोहित है। मैं ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे और मेरी मौसी के बेटे के साथ हुई एक सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। मेरी मौसी के बेटे का नाम प्रयास है। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं उन्हें प्रयास भैया कहकर बुलाता हूँ। प्रयास भैया और मेरे बीच बहुत लगाव है। हम दोनों भाइयों की तरह नहीं बल्कि अच्छे दोस्त की तरह साथ में रहते हैं। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ जो हमारे साथ हुई थी। ये घटना हमारे साथ साल 2022 के दिसंबर महीने में हुई थी। दरअसल साल 2022 के दिसंबर महीने में प्रयास भैया ने नई कार खरीदी थी। तो मैं और प्रयास भैया रोज़ रात को कार से घूमने जाते थे। हम लोग रात को जल्दी खाना खाकर कार से घूमने निकल जाते थे और फिर घूमकर रात को काफ़ी देर से घर वापस लौटते थे। मेरे मम्मी पापा मुझे रात को इतनी देर तक घूमने से मना करते थे, लेकिन प्रयास भैया हर बार मेरे मम्मी पापा को मना लेते थे। तो इसी तरह साल 2022 की 18 दिसंबर की रात को मैं और प्रयास भैया कार से घूमने गए थे। अब की बार हम लोग शिखर चंडी हिल नाम की एक पहाड़ी जगह पर घूमने गए थे। शिखर चंडी हिल एक पहाड़ी इलाका है जो कि काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है। वो जगह हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं और प्रयास भैया कार से घूमते हुए शिखर चंडी हिल पर गए थे। वहाँ पहुँचकर प्रयास भैया ने अपनी कार खड़ी कर दी और फिर हम दोनों कार से बाहर निकल आए। रात के समय वो जगह बिल्कुल सुनसान लग रही थी और साथ ही उस जगह पर अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। फिर कार से बाहर आने के बाद हम दोनों उस जगह का नज़ारा देखने लगे। पेड़ पौधों से भरा वो पहाड़ी इलाका रात के अंधेरे में भी बहुत सुंदर लग रहा था। फिर प्रयास भैया कार के पास खड़े होकर सिगरेट पीने लगे और मैं भी वहीं खड़ा होकर उनसे बातें करने लगा। हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक हमें किसी लड़की के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लड़की बहुत दर्द में चिल्ला रही हो।
चिल्लाने की वो आवाज़ सुनकर मैं और प्रयास भैया हम दोनों बिल्कुल चौंक गए थे। हम सोच रहे थे कि आखिर इतनी सुनसान और अंधेरी जगह पर कोई लड़की क्या करने आई होगी। फिर तभी लड़की के रोने की वो आवाज़ हंसने की आवाज़ में बदल गई। अब हमें किसी लड़की के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद हमें उस लड़की के रोने और हंसने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई लड़की एक पल को हंस रही हो और दूसरे ही पल रो रही हो। उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों बहुत हैरान थे। मुझे तो उस आवाज़ को सुनकर बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने प्रयास भैया से कहा कि भैया चलिए यहाँ से निकलते हैं, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। मेरी बात पर उन्होंने कहा कि हम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, क्या पता वो लड़की किसी मुसीबत में हो तो हमें उस लड़की को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। इतना बोलने के बाद प्रयास भैया ने अपने मोबाइल फ़ोन की फ्लैशलाइट जला ली और फिर वो उस लड़की को ढूंढने लगे। प्रयास भैया को ऐसा करते देख मैंने भी अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली और मैं भी वहाँ पर उस लड़की को ढूंढने लगा। हम दोनों 15 मिनट तक उस लड़की को खोजते रहे, लेकिन बहुत ही अजीब बात थी कि हमें उस लड़की के रोने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वो लड़की हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर 15 मिनट तक लड़की की खोजबीन करने के बाद प्रयास भैया ने पुलिस को कॉल कर दिया। उन्होंने पुलिस को लड़की के रोने वाली बात भी बता दी थी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस की जीप भी वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचते ही पुलिस वालों ने हमसे पूछा कि तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तब हमने पुलिस वालों को बताया कि हम लोग बस ऐसे ही यहाँ पर घूमने आए थे और तभी अचानक किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी और उसी लड़की की हेल्प करने के लिए ही हमने पुलिस को कॉल किया था। फिर पुलिस वालों ने भी उस लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनकर पुलिस वाले बहुत घबरा गए थे। लड़की के रोने की आवाज़ से पुलिस वालों को डरता देखकर मुझे और प्रयास भैया को बहुत हैरानी हुई थी। फिर पुलिस वालों ने हमसे कहा कि तुम लोग यहाँ से निकलो और पुलिस स्टेशन पहुँचो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। इसके बाद हम दोनों अपनी कार में बैठ गए और प्रयास भैया कार लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गए। पुलिस की गाड़ी भी हमारे पीछे आ रही थी। पुलिस वालों ने रोती हुई उस लड़की को ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी और ये बात हम दोनों को बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी। फिर थोड़ी देर में हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पुलिस वालों ने हमसे कहा कि तुम पागल हो क्या, इतनी रात को वहाँ क्या कर रहे थे। तब प्रयास भैया ने पुलिस वालों से कहा कि सर हम तो बस ऐसे ही वहाँ घूमने गए थे, हम वहाँ पर कोई शराब वगैरह नहीं पी रहे थे, आप चाहें तो हमारी कार भी चेक कर सकते हैं। फिर 2 पुलिस वालों ने हमारी कार को चेक किया, लेकिन उनको हमारी कार में कुछ भी नहीं मिला। तभी प्रयास भैया ने एक पुलिस ऑफिसर से कहा कि सर आपने उस जगह पर रो रही उस लड़की को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। तब प्रयास भैया की बात का जवाब देते हुए उस पुलिस ऑफिसर ने हमें जो बताया उसे सुनकर हम दोनों डर से बिल्कुल दहल गए। दरअसल उस पुलिस ऑफिसर ने हमें बताया कि जिस जगह पर हम लोग कार लेकर गए थे उसी जगह पर कुछ दिनों पहले एक लड़की का रेप करके उसको जिंदा जला दिया गया था। इस घटना के बाद से ही उस जगह पर घूमने गए कई लोगों ने किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देने की कंप्लेंट पुलिस में की थी। लेकिन अजीब बात तो ये है कि जितनी बार भी पुलिस उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने गई है उतनी बार पुलिस को वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। यही नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को भी उस जगह पर किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी पुलिस को वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता था। उन पुलिस ऑफिसर ने हमें ये भी बताया कि उस जगह पर रोने की वो आवाज़ उस लड़की की आत्मा की है। एक पुलिस ऑफिसर से ये बात सुनकर हमें बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन उनकी बताई ये बात हमें सच भी लग रही थी। खैर फिर मैं और प्रयास भैया पुलिस स्टेशन से वापस घर आ गए। हमारे साथ हुई ये घटना हमने घर में किसी को नहीं बताई, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि अगर हम ये सब घर वालों को बताएंगे तो घर वाले हमारे और प्रयास भैया के ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। वैसे भी हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है और अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि इस घटना के अगले दिन ही प्रयास भैया को बहुत तेज़ बुखार आ गया था। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी प्रयास भैया का बुखार उतर ही नहीं रहा था।
इलाज कराते कराते 1 महीना बीत गया था, लेकिन प्रयास भैया की हालत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा था। बाद में जब प्रयास भैया का टेस्ट कराया गया तब पता चला कि उनके शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है। इस बात से हम सभी लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि प्रयास भैया बहुत ही हट्टे कट्टे थे। अचानक से उनकी तबीयत इतनी बुरी तरह से बिगड़ जाना, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। तब हमारे बड़े मौसा ने कहा कि शायद प्रयास के ऊपर कोई ऊपरी दिक्कत आ गई है, जिस वजह से वो इलाज से भी ठीक नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें प्रयास को किसी झाड़ फूंक करने वाले बाबा को दिखाना चाहिए। इसके बाद परिवार के लोग प्रयास भैया को लेकर उड़ीसा के ही सिरुली महावीर मंदिर गए थे। तब मंदिर के पुजारी ने बताया कि प्रयास भैया के ऊपर उसी लड़की की आत्मा आ गई है, जिसे शिखर चंडी हिल पर जलाकर मार दिया गया था। ये सुनकर परिवार के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, पर तभी पंडित जी ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद पंडित जी ने 3 दिन तक लगातार पूजा पाठ की और तब जाकर उस आत्मा ने प्रयास भैया का पीछा छोड़ा। इसके बाद पंडित जी ने प्रयास भैया से रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा। खैर फिर प्रयास भैया बिल्कुल ठीक हो गए। इस घटना के कुछ महीनों बाद प्रयास भैया के साथ एक और अजीब घटना हुई थी। दरअसल ये बात आज से कुछ महीनों पहले की है। तब एक बार रात को प्रयास भैया अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उनके सपने में एक लड़की आई और उस लड़की ने प्रयास भैया से कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं तुमको अपने साथ ले जाना चाहती थी, जिस वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। इतना बोलकर वो लड़की गायब हो गई और फिर प्रयास भैया की नींद भी खुल गई। नींद से उठने के बाद प्रयास भैया को समझ में आया कि ये वही लड़की थी जिसे शिखर चंडी हिल पर मार दिया गया था। फिर इस घटना के बाद उस लड़की की आत्मा दोबारा कभी प्रयास भैया को नहीं दिखी। सबसे दुख की बात तो ये है कि उस लड़की के साथ गलत काम करने वालों को आज भी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। तो अब जो असली पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे छत्तीसगढ़ से मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी थी। ये घटना मेरी उन सब्सक्राइबर के एक दोस्त के साथ हुई थी। मेरी उन सब्सक्राइबर ने अपना और अपने दोस्त का नाम बताने से मना किया है, इसलिए मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। तो अब मैं आपको ये पूरी घटना अपनी सब्सक्राइबर के नज़रिए से बताऊंगा, ताकि आप इस घटना को अच्छे से समझ सकें। हेलो दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ हुई एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना आज से 2 महीने पहले हुई थी। दरअसल आज से 2 महीने पहले मेरे दोस्त के पापा ने एक नई कार ली थी। मेरे दोस्त को कार चलाने का काफ़ी शौक़ है, इसलिए वो अक्सर अपने पापा की कार चलाया करता था। तो इसी तरह आज से 2 महीना पहले एक रात को मेरा दोस्त अपने पापा की कार चला रहा था। तभी अचानक से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में मेरे दोस्त को ज़्यादा चोट तो नहीं लगती है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से कार को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। कार के डैमेज को देखकर मेरा दोस्त डर जाता है। वो सोचने लगता है कि अब उसको पापा की डांट खानी पड़ेगी। फिर फ़ौरन ही वो अपने पापा को फ़ोन करके कार के एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। फिर जब उसके पापा को पता चलता है कि उनकी नई कार का एक्सीडेंट हो गया है, तब वो मेरे दोस्त को बहुत डांट लगाते हैं। फिर मेरे दोस्त के पापा मेरे दोस्त से कहते हैं कि वो कार की फ़ोटो खींच कर भेजे, ताकि उन्हें पता लगे कि कार में कितना नुकसान हुआ है। इसके बाद मेरा दोस्त कार के डैमेज की फ़ोटो खींचकर अपने पापा को भेज देता है। फिर कार की फ़ोटो देखते ही मेरे दोस्त के पापा उससे कहते हैं कि वो कार को वहीं पर लॉक करके छोड़ दे और जल्दी से घर चला आए। साथ ही दोस्त के पापा ने उससे ये भी कहा था कि वो कार की तरफ ना देखे। पापा की बात मानकर मेरा दोस्त कार को लॉक करके वहीं छोड़ देता है और फिर वो घर चला जाता है। फिर घर जाकर मेरा दोस्त अपने पापा से पूछता है कि उन्होंने कार को वहीं पर छोड़ने को क्यों कहा, क्योंकि कार चलने की हालत में थी और मेरा दोस्त आराम से कार चलाकर घर आ सकता था। मेरे दोस्त की इस बात पर उसके पापा ने कहा कि कार की जो फ़ोटो तुमने मुझे भेजी थी, उस फ़ोटो में एक लड़की कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी दिख रही है, और सबसे भयानक बात तो ये है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं लग रही है।
अपने पापा की इस बात को सुनकर मेरा दोस्त भी बिल्कुल हैरान रह जाता है। फिर वो भी कार की फ़ोटो को ध्यान से देखता है और तब उसको भी कार की ड्राइविंग सीट पर एक भयानक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। उस भयानक लड़की को देखकर मेरा दोस्त बेहोश हो जाता है और फिर 5 दिन बाद जाकर उसको होश आता है। होश आने के बाद मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसके बाद वो भयानक लड़की दोबारा कभी मेरे दोस्त को दिखाई नहीं देती है। तो अब आते हैं अपनी आज की पहली रियल हॉरर स्टोरी पर। तो आज जो पहली रियल हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इंग्लैंड के एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुई थी। तो आगे मैं आपको उसी ऑफिसर के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम जेसन है। मैं इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में पुलिस ऑफिसर की जॉब करता हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही अजीब और भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 15 साल पहले हुई थी। दरअसल आज से 15 साल पहले पुलिस ऑफिसर की पोस्ट पर मेरी ड्यूटी इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में लगी थी। उस कस्बे में कुछ नए घर भी बन रहे थे। उन सभी घरों को एक बड़े बिल्डर ने बनवाया था और उन घरों को बनाकर वो बिल्डर उन्हें बेचना चाहता था। दिन में उन घरों को देखने के लिए कई खरीदार आते रहते थे, लेकिन रात होते ही उन सभी घरों में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था। उन सभी घरों की देखरेख करने के लिए एक गार्ड भी उस जगह पर ड्यूटी देता था, लेकिन रात होते ही वो गार्ड भी सभी घरों की लाइट्स बंद करके और सभी घरों में ताला लगाकर चला जाता था। उन नए बने घरों से अक्सर सामान चोरी हो जाया करता था, इसलिए उन घरों को बनवाने वाले बिल्डर ने पुलिस डिपार्टमेंट से भी उस जगह की देखरेख करने की रिक्वेस्ट की थी। बिल्डर की रिक्वेस्ट पर हर रात को पुलिस डिपार्टमेंट से कोई न कोई पुलिस ऑफिसर उन नए बने घरों की देखरेख करने के लिए जाता रहता था। पुलिस ऑफिसर रात में 2 से 3 बार उन घरों के आसपास अपनी कार से चक्कर लगाया करते थे। इसी तरह एक बार रात को मुझे उन घरों की देखरेख करने के लिए जाना था। तो उस रात 1 बजे मैं अकेले ही अपनी कार से उन घरों की देखरेख करने के लिए गया था। जब मैं उन नए बने घरों के पास पहुंचा, तब मुझे उनमें से एक घर की लाइट जलती हुई दिखाई दी। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर ड्यूटी देने वाला गार्ड उन घरों की लाइट्स बंद करते समय इस एक घर की लाइट बंद करना भूल गया होगा। फिर मैंने उन घरों के मालिक को फ़ोन करके बता दिया कि उनके नए बने सभी घरों में से एक घर की लाइट जल रही है और वो गार्ड को भेजकर उस घर की लाइट बंद करवा दें। मेरी बात पर घर के मालिक ने कहा कि ठीक है, मैं गार्ड को भेजकर वहाँ की लाइट बंद करवाता हूँ, लेकिन जब तक गार्ड वहाँ पर नहीं आ जाता तब तक आप वहीं पर रुकिएगा। तब मैंने भी कहा कि ठीक है, आप गार्ड को भेजिए और जब तक गार्ड नहीं आता है तब तक मैं यहीं पर हूँ। इतनी बात करने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैं उसी घर के पास रुककर गार्ड का इंतज़ार करने लगा। मैं वहाँ खड़ा होकर गार्ड का इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी जिस घर के अंदर लाइट जल रही थी, उस घर के अंदर मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी शख्स को उस घर के अंदर चलते हुए देखा हो। उस घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और उस घर की खिड़की दरवाजे भी बिल्कुल सही सलामत थे। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिना ताला या खिड़की तोड़े कोई शख्स उस घर के अंदर कैसे जा सकता है। मैं उस घर की छानबीन करना चाहता था, लेकिन मेरे पास उस घर की चाबी नहीं थी, इसलिए मजबूरी में मुझे गार्ड के चाबी लेकर आने का इंतज़ार करना पड़ रहा था। फिर मेरे 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद गार्ड वहाँ पर चाबी लेकर आ गया। फिर वहाँ आकर गार्ड ने उस घर का ताला खोला और तब गार्ड और मैं उस घर के अंदर चले गए। जब हम उस घर के अंदर गए तब हमने देखा कि उस घर की सारी लाइट्स जल रही हैं। उन जलती हुई लाइट्स को देखकर गार्ड ने मुझसे कहा कि पता नहीं इस घर की लाइट्स कैसे जल रही हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जाने से पहले मैंने यहाँ के सभी घरों की लाइट्स बंद कर दी थी। फिर तभी मैंने गार्ड को बताया कि कुछ देर पहले ही मैंने इस घर के अंदर किसी शख्स को देखा था। मेरी बात सुनकर गार्ड बहुत हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। फिर गार्ड ने मुझसे कहा कि इस घर के ताले की चाबी मेरे पास है और इस घर के खिड़की दरवाजे भी टूटे हुए नहीं हैं, तो फिर कोई शख्स इस घर के अंदर कैसे आ सकता है। गार्ड की बात पर मैंने कहा कि यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है,
कि आखिर कोई शख्स इस घर के अंदर कैसे आ सकता है। लेकिन जो भी हो, अब जब हम लोग इस घर में आ ही गए हैं तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि आखिर इस घर में कौन और कैसे घुसा है। फिर तभी मैंने उस घर के अंदर तेज़ आवाज़ लगाते हुए कहा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, अगर कोई इस घर में छुपा है तो वो चुपचाप बाहर आ जाए। मुझे लगा था कि उस घर के अंदर कोई शख्स छुपा हुआ है और मेरे इस तरह से वार्निंग देने से वो शख्स हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं और गार्ड उस घर की छानबीन करने लगे। हम दोनों उस घर के एक एक कोने को अच्छे से देख रहे थे ताकि अगर वहाँ पर कोई छुपा हो तो हम उसे ढूंढ सकें। हम दोनों उस घर में छानबीन कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उस घर की सभी लाइट्स अपने आप ही बंद हो गईं। हमें ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने एक साथ लाइट्स के सभी स्विचेस को बंद कर दिया हो। ये देखकर हम दोनों बहुत हैरान रह गए थे। फिर हमने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उस घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। घर की तलाशी लेते हुए हमें अभी कुछ समय ही बीता था कि तभी अचानक से उस घर की सभी लाइट्स फिर से जलने लगीं। ये देखकर गार्ड ने मुझसे कहा कि लगता है इलेक्ट्रीशियन ने इस घर में बहुत ही ख़राब क्वालिटी की लाइट्स लगाई हैं, इसीलिए ये लाइट्स अपने आप जल बुझ रही हैं। खैर, फिर हमने उस पूरे घर की अच्छे से तलाशी ले ली, लेकिन तलाशी में हमें वहाँ कोई भी नहीं मिला। फिर हमने उस घर की सारी लाइट्स बंद कर दी और फिर हम दोनों उस घर से बाहर आ गए। फिर जैसे ही हम उस घर के बाहर निकले, वैसे ही उसके बगल वाले घर के अंदर की लाइट्स अपने आप जलने लगी। ये देखकर हम दोनों बिल्कुल चौंक गए। उस घर के दरवाजे पर भी बाहर से ताला लगा हुआ था, इसलिए हम जानते थे कि उस घर के अंदर भी कोई नहीं होगा। फिर गार्ड ने उस दूसरे घर का ताला खोला और उस घर की भी सारी लाइट्स बंद कर दी। पर जैसे ही गार्ड उस घर की लाइट्स बंद करके वापस पलटा, वैसे ही उस घर की सभी लाइट्स फिर से अपने आप जलने लगीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सब कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं लग रही थी। मुझे उन घरों की लाइट्स में दिक्कत नहीं लग रही थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस जगह में कोई दिक्कत है। फिर गार्ड दोबारा उस घर की लाइट्स को बंद करने लगा, पर तभी हमें उस घर के बाहर किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। भागने की आवाज़ सुनकर हम दोनों घर के बाहर आ गए, लेकिन हैरानी की बात थी कि घर के बाहर हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस घटना से मैं और गार्ड हम दोनों बहुत घबरा गए थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। फिर तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से बहुत ज़ोर का धक्का दिया। उस धक्के से मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके बाद जब मैं पीछे पलटा, तब मैंने देखा कि एक काला इंसानी साया मेरे पीछे खड़ा है। उसी भयानक काले साये ने ही मुझे धक्का दिया था। वो काला साया 7 फुट लंबा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उस साये के चेहरे पर लाल आंखों के अलावा नाक, कान, मुंह वगैरह कुछ भी नहीं था। उस साये को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अंधेरे से बना हो। उस काले इंसानी साये को देखकर मैं बहुत डर गया था और मेरे साथ गार्ड ने भी उस काले साये को देखा था और वो भी उसे देखकर बहुत डर गया था। फिर मेरे और गार्ड के देखते देखते वो काला साया रूप बदलकर एक चिड़िया बन गया। चिड़िया बनकर वो साया उड़ते हुए वहाँ से चला गया। ये सब देखकर हम दोनों भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर मैं और गार्ड भी बहुत तेज़ी से भागते हुए वहाँ से निकल गए। इस तरह की अजीब घटना मेरे साथ पहली बार हुई थी। इस घटना से पहले मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस हादसे के बाद मैं पैरानॉर्मल चीज़ों को मानने लगा हूँ। खैर, इस घटना के बाद मैं दोबारा कभी उन घरों के पास नहीं गया। मेरा नाम संजय है। मैं गुजरात राज्य के सूरत शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे चाचा चाची के साथ साल 1999 में हुई थी। जिस समय ये घटना हुई थी उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था। बात यह है कि साल 1999 के पहले मेरा पूरा परिवार हमारे पुराने घर में रहता था। वो पुराना घर मेरे दादाजी का था और मेरे दादाजी का परिवार भी काफ़ी बड़ा था। मेरे पापा और ताऊ जी की शादी कराने के बाद दादाजी को एहसास हुआ कि हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जबकि परिवार के लोगों के रहने के लिए घर में जगह कम पड़ रही है। इसके अलावा मेरे एक चाचा की शादी होना भी अभी बाकी था। उनकी शादी के बाद परिवार के लोगों को रहने के लिए और भी परेशानी होती।
इसीलिए मेरे दादाजी ने शहर से थोड़ा दूर एक पुराना घर काफ़ी कम पैसों में खरीद लिया था। जो घर दादाजी ने खरीदा था उसकी हालत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन वो घर बहुत ही बड़ा था। दादाजी ने सोचा था कि थोड़ी मरम्मत कराने के बाद वो घर रहने लायक हो जाएगा। फिर दादाजी ने उस घर की मरम्मत का काम भी शुरू करवा दिया। नए घर की मरम्मत का काम चल ही रहा था कि उसी बीच दादाजी ने मेरे छोटे चाचा की भी शादी करा दी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे चाचा अपनी वाइफ यानी मेरी चाची को लेकर नए घर में शिफ्ट हो गए। नए घर में मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका था और सबसे पहले मेरे छोटे चाचा चाची ही उस घर में रहने गए थे। जिस समय चाचा चाची नए घर में शिफ्ट हुए थे उस समय गर्मी का मौसम चल रहा था, इसलिए पूरा दिन घर में बिताने के बाद रात को सोने के लिए चाचा चाची घर की छत पर चले गए। उस समय नए घर में मेरे चाचा चाची के अलावा और कोई भी नहीं था। मेरे चाचा चाची आराम से छत पर सो रहे थे कि तभी रात के 1:30 बजे अचानक किसी आवाज़ से मेरी चाची की नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद चाची को पता चलता है कि कोई उनके घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है। फिर चाची चाचा को नींद से जगाकर उनको भी ये बात बताती हैं। नींद से उठकर चाचा भी दरवाज़ा खटखटाने की वो आवाज़ सुनते हैं। उस आवाज़ को सुनकर चाचा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतनी रात को कौन दरवाज़ा खटखटा सकता है। फिर चाचा छत से नीचे जाकर घर का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर उनको कोई भी दिखाई नहीं देता है। ये देखकर चाचा को काफ़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर वो वापस छत पर जाकर लेट जाते हैं। थोड़ी देर लेटने के बाद चाचा को टॉयलेट लगती है, तो वो टॉयलेट करने के लिए छत से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि घर के टॉयलेट नीचे कमरों के पास बने थे। फिर टॉयलेट करने के बाद जब चाचा अपने हाथ धो रहे होते हैं तभी उनको छत से चाची के बहुत तेज चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। चाची की चीख सुनकर चाचा भागते हुए छत पर जाते हैं और छत पर जाते ही वो देखते हैं कि चाची छत के एक कोने पर बिल्कुल डरी सहमी सी बैठी हुई हैं। फिर चाचा चाची के पास जाकर उनसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों थी? तब चाची ने छत पर रखी पानी की टंकी की तरफ इशारा करते हुए चाचा से कहा कि पानी की टंकी के अंदर कोई है जो ज़ोर ज़ोर से हाथ मारकर अंदर से बार बार टंकी को पीट रहा है। चाची की इस बात पर चाचा को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि चाचा के छत पर पहुंचने से पहले ही वो आवाज़ आना बंद हो गई थी। फिर चाचा उस टंकी के अंदर देखने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। चाची उनको टंकी के पास जाने से मना कर रही थीं, लेकिन चाचा ने उनकी बात नहीं मानी और वो टंकी के पास चले गए। फिर चाचा टंकी के ऊपर चढ़कर उसके अंदर देखने लगे। वो टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी, लेकिन काफ़ी अंधेरा होने की वजह से चाचा को टंकी के अंदर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर तभी चाचा ने जेब से अपनी गाड़ी की चाबी निकाली। उनकी चाबी के गुच्छे में एक छोटी सी टॉर्च लगी थी। चाचा ने उस टॉर्च को जलाकर उसकी रोशनी सीधा टंकी के अंदर मारी और तब टॉर्च की रोशनी में चाचा ने कुछ ऐसा भयानक नज़ारा देखा जिसे देखकर वो डर से बिल्कुल दहल गए थे। दरअसल चाचा ने देखा कि टंकी के अंदर एक 7-8 साल की लड़की बैठी थी, जो अपनी सड़ी गली आँखों से सीधा मेरे चाचा को घूर रही थी। वो लड़की पानी के अंदर घुटनों के बल बैठी थी और उसका पूरा शरीर बिल्कुल सड़ा हुआ था। फिर पानी के अंदर बैठी वो लड़की चाचा को देखकर हंसने लगी। ये देखकर मेरे चाचा बहुत ज़्यादा डर गए। फिर डर के पीछे हटते हुए वो टंकी से नीचे गिर गए। टंकी से गिरकर चाचा के दाहिने हाथ की हड्डी भी टूट गई थी। हड्डी टूटने के बावजूद चाचा तुरंत ही अपनी जगह से उठ गए और फिर चाची का हाथ पकड़कर वो सीधा घर से बाहर निकल आए। घर से बाहर आकर चाचा ने अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर बड़ी मुश्किल से वो हमारे पुराने घर पहुंच पाए। घर पहुंचकर चाचा ने ये सारी घटना घर वालों को बताई। इस घटना को मेरे दादाजी ने बहुत गंभीरता से लिया था। फिर मेरे दादाजी ने वो पूरा मकान तोड़वा दिया और उस पानी की टंकी को भी जला डाला। इसके बाद फिर से दादाजी ने वो मकान वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनवाया। साथ ही दादाजी ने गृह प्रवेश के दिन घर को शुद्ध करने के लिए एक बड़ा हवन भी करवाया था। आज हम लोगों को उस घर में रहते हुए 23 साल हो गए हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक हमारे साथ कोई भी पैरानॉर्मल घटना नहीं हुई है।
हाँ, लेकिन आज भी हमारे दादाजी हम लोगों को रात में अकेले छत पर जाने से मना करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों। मेरा नाम रंजीत है। मैं पंजाब के अमृतसर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे और मेरे परिवार वालों के साथ हुई कुछ बिल्कुल असली पैरानॉर्मल घटनाएं बताने जा रहा हूँ। जो पैरानॉर्मल घटना मैं आज आपको बताऊँगा वो हमारे साथ साल 2019 में हुई थी। दरअसल जिस घर में हम सब रहते थे वो काफ़ी पुराना था, इसलिए साल 2019 में मेरे पापा हमारे पुराने घर को तुड़वा कर उसकी जगह नया घर बनवा रहे थे। और जब तक हमारा नया घर बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक हमारे रहने के लिए पापा ने एक किराए का घर लिया था। जो घर पापा ने किराए पर लिया था वो काफ़ी बड़ा था और साथ ही उसका किराया भी काफ़ी कम था। फिर हम लोगों ने अपने घर का सारा सामान उस घर में शिफ्ट कर लिया। किराए के जिस नए घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे उसमें 4 कमरे थे। उन चारों कमरों में से 2 कमरे तो सही थे, लेकिन बाकी के 2 कमरे ना जाने क्यों मुझे बहुत अजीब लगते थे। उन दोनों कमरों के अंदर मुझे बहुत नेगेटिविटी फील होती थी। उन कमरों के अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था और साथ ही मुझे ऐसा भी लगता था कि जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने कई बार ये बात अपने मम्मी पापा को बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर एक रात को मेरे भाई के साथ एक ऐसी डरावनी घटना हुई जिससे मैं और मेरा भाई हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। दरअसल उस घर के जिन 2 कमरों में मुझे नेगेटिविटी महसूस होती थी उन्हीं में से एक कमरे में मैं और मेरा भाई सोते थे। हम दोनों भाइयों के बेड अलग थे और हम दोनों अपने अपने बेड पर ही सोते थे। तो हुआ ये कि एक बार जब रात को मैं और मेरा भाई अपने कमरे में सो रहे थे तभी अचानक मेरा भाई चिल्लाते हुए मुझसे बोला कि रंजीत, मेरे पैरों से हट जाओ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। अपने भाई की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि जिस समय वो मुझे अपने पैरों से हटने के लिए कह रहा था उस समय मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था। फिर मैंने भी अपने भाई से कहा कि मैं अपने बेड पर लेटा हूँ, ना कि तुम्हारे पैरों पर बैठा हूँ जो तुम मुझे हटने के लिए कह रहे हो। मेरी बात सुनकर मेरा भाई बिल्कुल हैरान रह गया था। फिर जब वो अपने बेड पर उठकर बैठा तब उसने देखा कि मैं सच में अपने बेड पर लेटा हूँ। मुझे अपने बेड पर लेटा देखकर मेरा भाई बहुत घबरा गया था, क्योंकि इस समय भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके पैरों के ऊपर बैठा हुआ है। फिर मेरा भाई डरते हुए मुझसे बोला कि अगर तुम अपने बेड पर लेटे हो तो मेरे पैरों पर कौन बैठा है। मेरे भाई को अभी भी अपने पैरों के ऊपर भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अपने पैरों के ऊपर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरा भाई जोर जोर से अपने पैरों को झटकने लगा और तब उसके पैरों के ऊपर से वो भारीपन भी चला गया। ये सब देखकर मुझे लगा कि शायद मेरा भाई मुझसे मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उससे कहा कि सच में तुमको ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पैरों पर कोई बैठा है, या फिर तुम मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहे थे। तब मेरे भाई ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पैरों पर बैठा है। मेरा भाई बहुत डरते हुए मुझसे ये बातें बोल रहा था और उसकी डरी हुई शक्ल देखकर मैं समझ गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। अपने भाई के साथ हुई इस घटना से मैं भी बहुत डर गया था। फिर अगले दिन मेरे भाई ने अपने साथ हुई घटना मम्मी पापा को बताई, लेकिन मम्मी पापा ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर इस घटना के बाद अक्सर रात को सोते समय मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरे आसपास चल रहा हो। हालांकि मुझे दिखाई कोई भी नहीं देता था, लेकिन मुझे अपने आसपास किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। जब मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने भी कहा कि उसे भी हमारे कमरे के अंदर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह की अजीब घटनाएं हमारे साथ आए दिन होती रहती थीं। हम भी इन घटनाओं से बहुत डरे रहते थे, लेकिन मम्मी पापा को जब भी हम ये बातें बताते थे तब वो हमारी बात पर विश्वास ही नहीं करते थे। फिर एक दिन मेरा चचेरा भाई हमसे मिलने हमारे घर आया था। वो मेरे कमरे में बैठकर मुझसे बातें कर रहा था। तभी बात करते करते उसे टॉयलेट लग गई और वो टॉयलेट करने वॉशरूम चला गया। फिर मेरा चचेरा भाई जब टॉयलेट करके लौटा तब मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था।
डर के मारे वो पसीने से बिल्कुल भीग गया था। उसको इस तरह से डरा हुआ देखकर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तब उसने मुझे बताया कि जब वो टॉयलेट करके वापस कमरे की तरफ आ रहा था, तभी रास्ते में उसको एक लंबा काला इंसानी साया दिखाई दिया। वो काला साया बहुत तेज भागता हुआ आया और सीधा मेरे चचेरे भाई के आर पार हो गया। ये सारी बात बताते हुए मेरा चचेरा भाई बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैं जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि इस घर में हमारे साथ भी कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। फिर मैं तुरंत अपने चचेरे भाई को लेकर अपनी मम्मी के पास चला गया। तब चचेरे भाई ने अपने साथ हुई घटना मम्मी को भी बताई और तब जाकर मेरी मम्मी को विश्वास हुआ कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर इस घटना के 2 दिन बाद मेरी मम्मी एक पंडित जी को घर लेकर आईं। वो पंडित जी कोई मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर को अच्छे से देखने लगे। उस पूरे घर को अच्छे से देखने के बाद उन पंडित जी ने हमें बताया कि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, हमसे पहले वहाँ पर एक तांत्रिक रहता था। वो तांत्रिक इस घर में तंत्र क्रियाएं करता था और इतना ही नहीं बल्कि उस तांत्रिक ने अपने एक 8 साल के बच्चे की बलि भी चढ़ाई थी। सबसे डरावनी बात तो ये है कि जिस कमरे में मैं और मेरा भाई रात को सोते थे, उसी कमरे में उस तांत्रिक ने अपने बच्चे की बलि चढ़ाई थी। इसके अलावा दूसरे कमरे में वो तांत्रिक तंत्र मंत्र की क्रियाएं किया करता था। ये दोनों वही कमरे थे जिनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मनहूसियत महसूस होती थी। फिर उन पंडित जी ने मेरी मम्मी से कहा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग इस घर को छोड़ दीजिए, वरना आपके या आपके परिवार के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसके बाद उन पंडित जी ने मुझे और मेरे परिवार को गले में पहनने के लिए लाल रंग का धागा दिया। पंडित जी ने कहा था कि यह धागा बुरी ताकतों से आप लोगों की रक्षा करेगा, लेकिन फिर भी आपको जल्द से जल्द ये घर छोड़ना होगा, क्योंकि यह धागा भी उन बुरी शक्तियों को ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाएगा। इतना बताने के बाद वो पंडित जी चले गए। इसके बाद मेरे मम्मी पापा दूसरा किराए का घर ढूंढने लगे। कुछ दिनों बाद ही मेरे भाई को रात में सोते हुए बहुत डरावने सपने आने लगे थे। सपने में मेरा भाई देखता था कि एक 7-8 साल का बच्चा हमारे कमरे में इधर से उधर खेलता कूदता था। फिर खेलते ही खेलते वो बच्चा पंखे में फांसी लगाकर अपने आप को मार डालता था। हर रात मेरे भाई को सोते हुए यही भयानक सपना आता था। इस सपने की वजह से मेरा भाई बहुत डरा हुआ रहता था। फिर कुछ दिनों बाद पापा ने एक दूसरा किराए का घर ढूंढ लिया। उस घर में हवन कराने के बाद हम लोग उसी नए घर में शिफ्ट हो गए। इस दूसरे घर में शिफ्ट होने के बाद हमारी लाइफ में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। अब जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे पाकिस्तान से जैन खान जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम जैन खान है। मैं पाकिस्तान के तरबेला डैम के पास मौजूद गाज़ी नाम के शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे मामू जिनका नाम नासिर है, उनके साथ तब हुई थी जब वो सिर्फ 15 साल के थे। दरअसल मेरे नाना नानी अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान के हज़रो शहर में रहते हैं। हज़रो शहर हमारे घर से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हुआ यह था कि आज से काफ़ी साल पहले जब मेरे मामू 15 साल के थे, तब एक बार रात को वो अपने बड़े भाई के साथ अपने कमरे में सो रहे थे। तभी रात को 1 बजे मेरे मामू को टॉयलेट लगने लगी, तो मामू टॉयलेट करने घर के बाहर चले गए। मेरे मामू के घर में टॉयलेट घर के बाहर बना था, इसलिए घर के सभी लोगों को टॉयलेट करने के लिए घर के बाहर ही जाना पड़ता था। फिर जब मामू टॉयलेट करके वापस कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। ये बात मामू को काफ़ी अजीब लगी, लेकिन वो बहुत नींद में थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फिर मामू अपने कमरे में जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गए। मामू को लेटे हुए अभी कुछ समय ही बीता था कि तभी अचानक उनको बहुत तेज ठंड लगने लगी। उस समय गर्मी का मौसम चल रहा था, इसलिए अचानक ठंड लगने से मामू बहुत हैरान रह गए थे।
मामू सोच में पड़ गए थे कि आखिर गर्मी के मौसम में इतनी ठंड कैसे होने लगी। मामू आंखें बंद करके लेटे हुए थे और ठंड की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। तभी उनको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उनको घूर रहा है। फिर जब मेरे मामू ने अपनी आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देखकर खौफ से वो सदमे में चले गए। दरअसल आंखें खोलते ही मामू ने देखा कि एक बहुत ही भयानक औरत उनके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक से उनको घूर रही है। उस औरत ने नई नवेली दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और वो दिखने में बहुत ही भयानक थी। उस औरत की आंखें बिल्कुल लाल रंग की थीं। उसके बाल बहुत बड़े और पूरी तरह से बिखरे हुए थे। साथ ही उस औरत के दांत भी बहुत बड़े थे जो कि उसके मुंह से बाहर आ रहे थे। मेरे मामू उस भयानक औरत को देखकर इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल जम गए। मामू चिल्लाना चाहते थे और वो वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन ना तो उनके मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी और ना ही वो अपनी जगह से हिल पा रहे थे। उस समय मामू को ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वो जिंदा नहीं बचेंगे। फिर मामू ने डरते हुए ही मन अल्लाह को याद किया। मन में अल्लाह का नाम लेते ही वो भयानक औरत मामू से दूर हटने लगी। अब मामू भी हिलने डुलने लगे थे और उनके मुंह से आवाज़ भी निकलने लगी थी। फिर नॉर्मल होते ही मामू बहुत ज़ोर से चीखे। मामू की चीख सुनकर मेरे मामू के बड़े भाई यानी कि मेरे बड़े मामू भी नींद से जाग गए। नींद से जागकर मेरे बड़े मामू ने भी उस भयानक औरत को देखा। मेरे बड़े मामू भूत प्रेतों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए उस भयानक औरत को देखकर डर के मारे वो बेहोश हो गए। तब तक मेरे मामू की चीख सुनकर उनके घर वाले भी जाग गए थे। फिर जब परिवार के लोग मामू के कमरे में आए तब तक वो भयानक औरत भी गायब हो गई थी। बाद में जब घर के लोगों ने मामू से पूछा कि क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों थे, तब उन्होंने परिवार के लोगों को भी उस भयानक औरत के बारे में बता दिया। मामू के सब कुछ बता देने के बावजूद उनके घर के लोगों ने उनकी बात का भरोसा नहीं किया। फिर इस घटना के अगले दिन से ही वो भयानक औरत मेरे मामू को हर जगह दिखाई देने लगी। मामू को वो औरत हर जगह दिखाई देती थी। मामू घर के लोगों को बताते थे कि वो औरत उनको देखकर हंस रही है और वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। वो भयानक औरत सिर्फ मेरे मामू को ही दिखाई देती थी, बाकी परिवार के किसी भी और शख्स को वो दिखाई नहीं देती थी। इसीलिए परिवार के लोग मामू की बात का विश्वास नहीं करते थे। मेरे मामू उस भयानक औरत से बहुत परेशान हो गए थे। वो ना तो ठीक से खा पाते थे और ना ही सही से सो पाते थे। अब वो काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे और दवा खाने पर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता था। यहाँ तक कि एक बार मेरे बड़े मामू ने भी घर के लोगों को उस औरत के बारे में बताया था, लेकिन तब भी किसी ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। फिर इन सब बातों से बहुत परेशान होकर एक दिन मेरे मामू पास की एक मस्जिद के मौलवी साहब के पास चले गए। मामू ने उन मौलवी साहब को अपने साथ हो रही सारी बात बता दी। तब मामू की बात सुनकर मौलवी साहब ने उनसे पूछा कि वो औरत हर जगह तुम्हें अपने आसपास दिखाई देती है, इसलिए ज़रा मुझे बताओ इस समय वो औरत कहाँ पर है। तब मौलवी साहब की बात का जवाब देते हुए मामू ने कहा कि इस समय वो औरत मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ी है और मुझसे कह रही है कि वो मुझे मार डालेगी। तब मामू की बात सुनकर मौलवी साहब ने कहा कि डरो नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर मौलवी साहब ने मामू को गले में पहनने के लिए एक तावीज़ दिया और उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस तावीज़ को कभी भी अपने से अलग मत करना। इसके बाद मेरे मामू उस तावीज़ को लेकर घर आ गए। फिर उसी दिन शाम को मस्जिद के मौलवी साहब मामू के घर आए और उन्होंने मामू के मम्मी पापा यानी कि मेरे नाना नानी को बहुत डांट लगाई। मौलवी साहब ने मेरे नाना नानी से कहा कि आपका बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में था और आप लोगों को उसकी कोई फ़िक्र ही नहीं है। आपके बेटे के पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई थी। वो चुड़ैल आपके बेटे की जान भी ले सकती थी, लेकिन तब भी आप लोगों ने ये बात मुझे नहीं बताई। आपने तो अपने बेटे की बात का भी विश्वास नहीं किया। आपको अपने बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या? डांट लगाने के बाद मौलवी साहब ने मेरे नाना नानी को उस चुड़ैल के बारे में बताया।
फिर मौलवी साहब ने घर के सभी लोगों को पहनने के लिए कुछ तावीज़ दिए। तावीज़ पहनने के बाद मेरे मामू ने बताया कि वो चुड़ैल अभी भी उन्हें दिखाई देती है, लेकिन अब वो चुड़ैल हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मामू से दूर होते जा रही है। फिर कुछ ही दिनों बाद मामू को वो चुड़ैल दिखना भी बंद हो गई। इसके बाद वो चुड़ैल दोबारा कभी भी मेरे मामू को दिखाई नहीं दी। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मुझे मेरे मामू ने ही बताई थी। मेरा नाम राज सातपुते है। मैं महाराष्ट्र राज्य में आने वाले सांगली ज़िले के एक गांव का रहने वाला हूं। और आज जो सच्ची भूतिया घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ इसी साल यानी कि साल 2023 की 20 अगस्त की रात को हुई थी। दरअसल 20 अगस्त को मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, तो मैं और मेरे साथ के कुछ और लड़कों ने अपने उसी दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था। हमारे गांव के पास एक बड़ी सी पानी की टंकी है, जिसके आसपास काफ़ी सन्नाटा रहता है। उसी पानी की टंकी के पास हमने बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था। तो 20 अगस्त की रात को 11 बजे अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम सब लोग उसी पानी की टंकी के पास पहुंच गए थे। पानी की टंकी के पास पहुंचकर हम सभी दोस्तों ने खूब मस्ती की और फिर रात को 12 बजे मेरे दोस्त ने केक काटा। केक काटने के बाद हम सभी दोस्त अपने अपने मोबाइल से बर्थडे सेलिब्रेशन की फ़ोटो खींचने लगे। मैं भी अपने फ़ोन से दोस्तों की फ़ोटो खींच ही रहा था कि तभी संकेत नाम का मेरा एक दोस्त मेरे पास आकर मुझसे बोला कि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तब मैंने संकेत से कहा कि तू कोई छोटा बच्चा है क्या जो तुझे डर लग रहा है? थोड़ी देर यहीं रुक, फिर हम सब साथ में चलते हैं। मेरी बात सुनकर संकेत मेरे पास में ही खड़ा हो गया। उस समय मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि आखिर संकेत को डर क्यों लग रहा है। खैर जो भी हो, मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बस फ़ोटो खींचने में लगा रहा। पर तभी फ़ोटो खींचते खींचते ना जाने क्यों अचानक मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। ये बात भी मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने इस बात पर भी ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर एक एक करके सभी दोस्त अपने अपने घर जाने लगे। रात के 1:15 पर मैं भी अपने घर लौट आया। इसके बाद अगले दिन जब मैं अपने फ़ोन में बर्थडे सेलिब्रेशन की फ़ोटोज़ देख रहा था, तभी मुझे उस फ़ोटो में एक भयानक सी लड़की भी दिखाई दी। फ़ोटो में वो लड़की हमसे कुछ दूर खड़ी होकर मेरे दोस्त को केक काटते हुए देख रही थी। उस लड़की को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी, इसलिए मैंने तुरंत ही संकेत को फ़ोन करके उससे पूछा कि यार संकेत, एक बात बता, क्या कल कोई लड़की भी बर्थडे में आई थी क्या? मेरी बात पर संकेत ने मुझसे कहा कि तू पागल हो गया है क्या? वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं थी, हम सब सिर्फ लड़के ही थे वहाँ पर। तब मैंने संकेत को अपने घर बुलाया और उसको भी फ़ोटो में आई वो भयानक लड़की दिखाई। उस लड़की को देखकर संकेत भी एकदम डर गया था। फिर मैं और संकेत अपने उस दोस्त के घर गए जिसका बर्थडे था। जब हम उस दोस्त के घर पहुंचे तब उसकी मम्मी ने हमें बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो दवा लेने गया है। तब हमने उसकी मम्मी से कहा कि ठीक है आंटी जी, हम लोग बाद में आएंगे। इसके बाद उसी दिन शाम को मैं दोबारा अपने उस दोस्त के घर गया। तब मेरे दोस्त की मम्मी ने मुझे बताया कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और पता नहीं क्यों वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, इसलिए उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंटी जी की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया था। फिर मैंने संकेत को भी ये बात बता दी। ये बात जानकर संकेत भी एकदम हैरान रह गया था। फिर मैं और संकेत अपने दोस्त को देखने अस्पताल गए। अस्पताल जाकर हमने देखा कि हमारा दोस्त सच में पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे दोस्त को हुआ क्या है। खैर फिर मैं और संकेत अस्पताल से अपने अपने घर लौट गए। मेरे दोस्त को अस्पताल में भर्ती हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन तब भी उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। तब 2 दिन बाद मेरे दोस्त की मम्मी मेरे घर आई। घर आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा मुझे एक बात बताओ, जिस रात को तुम लोग मेरे बेटे का बर्थडे मना रहे थे, उस रात कोई अजीब बात भी हुई थी क्या? आंटी जी की इस बात पर मैंने कहा कि हाँ आंटी जी, उस रात को जब हम सब बर्थडे मना रहे थे तभी अचानक से वहाँ पर ठंड बहुत बढ़ गई थी, और साथ ही जब मैंने बर्थडे केक की फ़ोटो खींची थी
तब वहीं पास में खड़ी एक अजीब सी लड़की भी फ़ोटो में आ गई थी। इतना बोलकर मैंने आंटी जी को उस अजीब लड़की की फ़ोटो भी दिखा दी। उस लड़की की फ़ोटो देखकर मेरे दोस्त की मम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि तुमने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुम ये बात मुझे पहले ही बता देते तो अब तक मैं अपने बेटे को किसी भूत उतारने वाले को दिखा चुकी होती, जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाता। क्योंकि फ़ोटो में दिख रही ये लड़की कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये एक भूत है। आंटी जी की इस बात का मैं कोई भी जवाब नहीं दे पाया। फिर इतना बोलने के बाद आंटी जी वहाँ से चली गईं। इसके बाद मेरे दोस्त की मम्मी ने उसे एक भूत उतारने वाले बाबा को दिखाया, जिसके बाद मेरा दोस्त ठीक हो गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि जिस पानी की टंकी के पास हम लोग अपने दोस्त का बर्थडे मनाने गए थे, कई महीने पहले उसी जगह पर करंट लगने से एक लड़की की मौत हो गई थी और उसी लड़की की आत्मा ने ही मेरे दोस्त को पकड़ लिया था। मेरा नाम दीपांशु मिश्रा है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी और बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं आगरा का रहने वाला हूँ, लेकिन जिस समय मेरे साथ ये घटना हुई थी उस समय मैं हैदराबाद में रह रहा था। दरअसल साल 2015 में मेरी पढ़ाई पूरी होते ही हैदराबाद की एक अच्छी सी कंपनी में मेरी जॉब लग गई थी। जॉब लगते ही मैं हैदराबाद में शिफ्ट हो गया था। मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है, इसलिए हैदराबाद में अपने रहने के लिए मैंने शहरी आबादी से दूर एक किराए का कमरा लिया था। जिस जगह मैंने कमरा लिया था वो किसी कस्बे जैसी जगह थी। मतलब वो जगह गांव जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे वो जगह गांव से शहर में डेवलप हो रही थी। उस जगह बड़े बड़े घर और बिल्डिंग्स बन रहे थे और साथ ही वहाँ पर बहुत से खेत और पेड़ पौधे भी थे। हैदराबाद आकर अपने ऑफिस जाने के लिए मैंने एक टैक्सी बुक कर रखी थी, क्योंकि मेरे पास कोई बाइक वगैरह नहीं थी। मैंने सोचा था कि सैलरी मिलने पर मैं ऑफिस जाने के लिए कोई सेकेंड हैंड बाइक ले लूँगा, लेकिन जब तक मेरे पास बाइक नहीं है तब तक मैं ऑफिस जाने के लिए टैक्सी ही बुक कर लेता हूँ। उस टैक्सी का किराया मैं हर महीने दे दिया करता था। मेरे कमरे से ऑफिस 9 किलोमीटर दूर था। मैं रोज़ टैक्सी से ऑफिस जाता था और वही टैक्सी मुझे रात को ऑफिस से घर भी छोड़ने आती थी। मैंने अपने कमरे में खाना बनाने का भी सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन तब भी मैं रोज़ अपना खाना नहीं बना पाता था। किसी दिन मैं खुद खाना बनाकर खाता था और कभी कभार मैं बाहर से खाना खा लेता था। बहुत पहले से मेरी एक आदत रही है कि मैं रात को खाना खाने के बाद टहलता ज़रूर हूँ। मैं भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और ना ही मैं इन चीज़ों से डरता था। इसीलिए रात को टहलते हुए मैं अकेले ही काफ़ी दूर तक निकल जाता था। तो इसी तरह एक बार मैं रात को खाना खाने के बाद टहलने निकला था। जैसा कि मैंने बताया था कि वो जगह थोड़ा गांव जैसी थी, इसलिए वहाँ पर लोग रात को खाना खाकर जल्दी ही सो जाते थे। तो उस रात भी सभी लोग खाना पीना करके अपने घरों में आराम से सो रहे थे। सिर्फ मैं ही अकेला सड़क पर टहल रहा था। उस समय सड़क बिल्कुल सुनसान थी और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था, इसलिए मैं आराम से सड़क पर आगे बढ़ा जा रहा था। फिर जब मैं अपने कमरे से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर दूर निकल गया, तभी मैंने देखा कि सड़क किनारे एक घर के बाहर कोई औरत बहुत जोर जोर से रो रही है। जिस घर के बाहर वो औरत रो रही थी, उस घर के आसपास दूसरा और कोई भी घर नहीं था। साथ ही उस औरत का घर भी बहुत टूटा फूटा था। पहले मैंने सोचा कि मैं उस औरत से पूछूं कि वो क्यों रो रही है, लेकिन ना जाने क्यों उस औरत को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। डर के मारे मेरी उस औरत से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैं चुपचाप वापस अपने कमरे पर आकर सो गया। तभी रात को सोते हुए मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि एक औरत मेरे कमरे के बाहर बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही है। ये वही औरत थी जिसे मैंने रात को रोते हुए देखा था। इसके बाद सुबह जब मैं नींद से जागा, तब मुझे अपना सर भारी भारी सा लग रहा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे रात को मैंने जो सपना देखा था वो कोई सपना नहीं बल्कि सच है। खैर, फिर मैं तैयार होकर अपने ऑफिस चला गया।
ऑफिस जाते समय मैंने ध्यान दिया कि रात को जिस जगह पर मैंने उस औरत को रोते हुए देखा था, अब उस जगह पर ना तो कोई औरत है और ना ही कोई घर। ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी थी, क्योंकि एक ही रात में इतना बड़ा घर गायब नहीं हो सकता था। और ऐसा भी नहीं था कि मैं वो जगह भूल गया था जहाँ पर मैंने उस औरत को देखा था। खैर, फिर इसी दिन से मुझे हर रात उस औरत के सपने आने लगे और हर रात को मुझे बस एक ही सपना आता था। सपने में मैं देखता था कि एक भयानक औरत मेरे कमरे के बाहर बैठकर जोर जोर से रो रही है। वो एक ही सपना मुझे हर रात आता था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर तभी एक रात ऑफिस से घर लौटते समय मेरे साथ एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसके बाद मैं भूत प्रेतों पर विश्वास करने लगा। दरअसल एक बार ऑफिस में काम ज़्यादा था, इसलिए उस रात मुझे ऑफिस से छूटने में देर हो गई थी। देर से छुट्टी मिलने की वजह से टैक्सी ड्राइवर को भी थोड़ा ज़्यादा देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा था। फिर ऑफिस से छूटते ही मैं टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर टैक्सी लेकर मेरे कमरे की तरफ चल पड़ा। उस समय सड़क बिल्कुल सुनसान थी और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा फैला हुआ था। उस समय अंधेरा इतना ज़्यादा था कि सिर्फ टैक्सी की हेडलाइट में ही हमें सड़क पर आगे का दिखाई दे रहा था। फिर जब मेरा कमरा सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गया था, तभी ड्राइवर ने अचानक से टैक्सी का ब्रेक लगा दिया, जिससे टैक्सी एक झटके से रुक गई। झटके से ब्रेक लगाने पर मैंने ड्राइवर से कहा कि क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? तब ड्राइवर ने घबराते हुए मुझसे कहा कि आगे सड़क पर कोई है। फिर जब मैंने आगे सड़क की तरफ देखा तो पाया कि सड़क के बीचों बीच एक औरत बैठी हुई है। उस औरत की पीठ हमारी तरफ थी, जबकि उसका चेहरा आगे की तरफ था। उस औरत के बाल खुले हुए थे और उसने बहुत ही पुराने और गंदे कपड़े पहन रखे थे। उस औरत को देखकर मैं घबरा गया था, क्योंकि वो मुझे वही औरत लग रही थी जिसे मैंने एक बार रात को रोते हुए देखा था और जो मुझे हर रोज सपने में भी दिखाई देती थी। उस औरत को देखकर मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर ये औरत इतनी रात को सड़क पर क्या कर रही है। उस औरत को देखकर टैक्सी ड्राइवर भी घबरा गया था। फिर कुछ देर बाद वो औरत अचानक से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और भागते हुए वो सीधा हमारी गाड़ी की तरफ आने लगी। जब वो औरत भागते हुए हमारी गाड़ी के थोड़ा पास आई, तब मैंने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे से मांस गल के टपक रहा था और उसके दांत भी बहुत बड़े बड़े और नुकीले थे। वो औरत दिखने में बहुत भयानक थी। उसको देखकर डर से मेरी आत्मा कांप उठी थी। उस भयानक औरत को देखकर मैं डर से अपनी जगह पर बिल्कुल जम गया था। उस समय मेरे दिमाग ने डर से काम करना ही बंद कर दिया था। वो औरत भागते हुए हमारी गाड़ी की तरफ आ रही थी, पर तभी टैक्सी ड्राइवर ने भी रिवर्स गियर लगाकर गाड़ी को पीछे भगाना शुरू कर दिया। ड्राइवर गाड़ी को पीछे की तरफ भगा रहा था और वो औरत चिल्लाते हुए गाड़ी की तरफ आ रही थी। इस पूरे घटनाक्रम से मैं और ड्राइवर हम दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। पर तभी गाड़ी के पास आते आते अचानक से वो भयानक औरत गायब हो गई। वो औरत हमारी आंखों के सामने ही हवा में गायब हो गई थी। ये देखकर मैं और ड्राइवर हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम समझ गए थे कि वो भयानक औरत कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। इसके बाद ड्राइवर ने बहुत तेज गाड़ी भगाई और सीधा वो मेरे कमरे पर जाकर रुका। इस घटना से टैक्सी ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मेरे कमरे पर पहुंचते ही टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि अब वो मुझे ऑफिस छोड़ने और वापस घर लाने के लिए नहीं आएगा। उसने मुझसे कह दिया कि मैं कोई दूसरी टैक्सी ढूंढ लूँ। मैं जानता था कि टैक्सी ड्राइवर अपनी जगह पर सही है, क्योंकि इस तरह की घटना होने के बाद कोई भी ड्राइवर ऐसी हॉन्टेड रोड पर अपनी गाड़ी नहीं चलाना चाहेगा। फिर मैंने उस दिन तक का जितना भी किराया बनता था वो टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। किराया लेकर टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला गया। इस घटना के बाद मैंने ऑफिस जाने के लिए दूसरी टैक्सी ढूंढ ली थी। अब मैं कोशिश करता था कि रात को मुझे ऑफिस से वापस लौटने में ज़्यादा देर ना हो। फिर 2 हफ्तों के बाद मैंने उस कमरे को खाली करके अपने ऑफिस के पास में ही एक दूसरा किराए का कमरा भी ले लिया। इन 2 हफ्तों के दरमियान वो चुड़ैल मुझे दोबारा कभी दिखाई नहीं दी।
इस घटना से पहले मैं भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, पर इस घटना के बाद मैं जान गया हूं कि भूत प्रेत सच में होते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर सह्याद्री है। मैं कर्नाटका का रहने वाला हूं और आज मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना मेरे चाचा जी के साथ साल 1986 में हुई थी और उन्होंने ही मुझे ये घटना बताई भी थी। साल 1986 में मेरे चाचा जी 26 साल के थे और उस समय वो अपने मम्मी पापा यानी कि मेरे दादा दादी के साथ कर्नाटका के ही एक गांव में रहते थे। तो बात यह है कि जवानी के दिनों में मेरे चाचा जी को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। उन दिनों मेरे चाचा जी रोज़ शराब पीते थे। शराब की दुकान मेरे चाचा जी के गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। चाचा जी के घर से शराब की दुकान के लिए 2 रास्ते जाते थे, जिनमें से एक रास्ता लंबा पड़ता था जबकि दूसरा रास्ता छोटा पड़ता था। ज़्यादातर लोग लंबे रास्ते से ही आना जाना करते थे क्योंकि छोटा रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था और साथ ही वहाँ के लोगों का मानना था कि वो रास्ता भूतिया भी है, इसीलिए बहुत कम लोग उस रास्ते से आते जाते थे। दिन के समय उस छोटे रास्ते से कुछ लोग निकल भी जाते थे, लेकिन शाम होते ही उस रास्ते से कोई भी इंसान नहीं गुजरता था। चाचा जी रोज पैसे लेकर शराब की दुकान पर जाते थे और शाम होने से पहले ही वो शराब पीकर वापस घर आ जाते थे। शराब पीकर चाचा जी हमेशा लंबे रास्ते से ही घर वापस आते थे क्योंकि छोटे रास्ते के भूतिया होने वाली बात उनको भी पता थी। तो इसी तरह एक बार चाचा जी शराब पीने गए थे। उस दिन चाचा जी ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए शराब के नशे में उनको समय का कुछ ध्यान ही नहीं रह गया था। उस दिन चाचा जी को घर लौटने में शाम हो गई थी। उस समय तक अंधेरा होना भी शुरू हो चुका था। घर जल्दी पहुंचने के लिए उस दिन चाचा जी ने छोटा रास्ता ले लिया था। चाचा जी जानते थे कि वो रास्ता भूतिया है, लेकिन शराब के नशे में उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चाचा जी लड़खड़ाते कदमों से उस भूतिया रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। उस समय वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस रास्ते पर कुछ दूर आगे चलने के बाद ही चाचा जी को अपने पीछे से कुछ आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किस चीज़ की थी चाचा जी समझ नहीं पा रहे थे और नशे में होने की वजह से उन्होंने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। चाचा जी लड़खड़ाते हुए घर की तरफ बढ़े जा रहे थे, पर तभी उन्होंने गौर किया कि उनके पीछे से आ रही वो आवाज़ अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई फुटबॉल सड़क पर लुढ़कते हुए उनके पीछे आ रही हो। उस आवाज़ से चाचा जी को थोड़ी हैरानी भी हुई थी, लेकिन तब भी उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। वो बस अपने रास्ते पर आगे की तरफ चलते रहे। फिर कुछ दूर चलने के बाद ही कोई अजीब सी चीज़ आकर चाचा जी के पैरों के पीछे टकरा गई। उस टक्कर से चाचा जी हैरान रह गए थे। वो सोच में पड़ गए थे कि आखिर इस सुनसान रास्ते पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके पैरों से टकरा गई। फिर जब चाचा जी ने पलट कर अपने पीछे देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर डर से उनका कलेजा दहल गया। दरअसल पीछे पलटते ही चाचा जी ने देखा कि उनके पैरों के पास किसी इंसान का कटा हुआ सर पड़ा है। चाचा जी समझ गए थे कि यही इंसानी सर उनके पीछे लुढ़कता हुआ आ रहा था और यही सर उनके पैरों से भी टकराया था। उस इंसानी सर को देखकर चाचा जी का नशा हल्का हो गया था। उस कटे हुए सर को देखकर चाचा जी डर से बिल्कुल जम गए थे। फिर तभी उस कटे हुए सर ने अपनी आंखें खोल ली और हंसते हुए वो चाचा जी से बोला कि कहाँ जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। उस कटे हुए सर के इतना बोलते ही मेरे चाचा जी डर के मारे बेहोश हो गए। फिर जब चाचा जी को होश आया तब वो अपने घर में थे। चाचा जी के होश में आते ही घर वालों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम बेहोश क्यों हो गए थे। तब चाचा जी ने अपने साथ हुई सारी घटना घर वालों को बता दी। चाचा जी की बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत डर गए थे। फिर चाचा जी ने घर वालों से पूछा कि वो घर कैसे पहुँचे। तब चाचा जी के घर वालों ने बताया कि जब उनको घर लौटने में काफ़ी देर हो गई थी तभी घर के लोग उन्हें ढूंढते हुए शराब की दुकान पर गए थे। जब चाचा जी उनको वहाँ पर नहीं मिले
तब वो लोग उसी भूतिया रास्ते पर गए और वहीं पर उन्होंने चाचा जी को सड़क पर बेहोश पड़ा पाया था। इस घटना से चाचा जी बहुत ज़्यादा डर गए थे। 2 हफ्तों तक उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रही थी। इलाज के साथ साथ चाचा जी का झाड़ फूंक भी कराना पड़ा था, तब जाकर मेरे चाचा जी ठीक हो पाए थे। बाद में चाचा जी को पता चला कि जिस भूतिया रास्ते पर उन्होंने कटा हुआ इंसानी सर देखा था, बहुत सालों पहले उसी जगह पर कुछ बुरे लोगों ने एक आदमी का सर काटकर उसका मर्डर कर दिया था और तभी से वो कटा हुआ सर उस जगह से गुजरने वाले कई लोगों को दिखाई दे चुका है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मेरे चाचा जी के साथ हुई थी और उन्होंने ही मुझे यह घटना बताई भी थी।